नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे आप। जैसे कि आपका जो एग्जाम है वो भी बिल्कुल पास आ गया है। तो आज की जो क्लास है दोस्तों, इसमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शामिल है। मैंने शायद एक आपकी 8वीं क्लास थी उसको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आए थे। आज की जो क्लास है ना, उसमें आप देखो क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 to 180 हम बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर देखो इनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। देखो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल बहुत अच्छी डिजीज है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये भी बहुत अच्छी डिजीज है, अबॉर्शन, इन तीनों में से क्वेश्चंस आते हैं। ऑक्सीटोसिन मैंने देखो, अब मैं कैसे सिलेबस पूरा होगा हमारा, आप सोचोगे सर कैसे आप सिलेबस पूरा करवाओगे। मैंने आपको देखो उधर प्री टर्म लेबर पढ़ा दिया, प्रोलॉन्ग्ड लेबर है वो पढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक एक करके हम डिजीज पढ़ रहे हैं। आज सबसे मेन ये 3 डिजीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर ओबीजे में क्वेश्चन आते हैं और अगर डिजीज पोर्शन में कोई भी क्वेश्चन उठाता है ना, तो इनमें जरूर उठाता है, ठीक है। और ड्रग्स में मैंने आपको ऑक्सीटोसिन करवा दिया, टोकोलाइटिक एजेंट आज करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक जो इर्गोट डेरिवेटिव्स बचेंगी वो मैं आपको फिर कभी करवा दूंगा। तो लगभग सारी ड्रग्स आपकी हो ही जाएंगी खत्म, है ना। तो आज की जो क्लासेस सच में ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। चलो बात करते हैं। डेस्पाइट मेडिकेशन कि मेडिकेशंस देने के बावजूद एक क्लाइंट से प्री टर्म लेबर कंटिन्यूज, कि एक क्लाइंट का जो प्री टर्म जो लेबर है दोस्तों वो क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। हर सर्विक्स डायलेट्स, उसका जो सर्विक्स है वो डायलेट होता है। एंड बर्थ अपीयर्स टू बी इनएविटेबल, और ऐसे लगता है कि भाई अब रोका नहीं जा सकता, मतलब बर्थ होगा ही होगा। आपको जब ये पता लग गया कि बर्थ होगा ही होगा, मतलब प्री टर्म बर्थ होगा। प्री टर्म लेबर का मतलब स्टार्ट होना लेबर का, और हो जाना मतलब प्री टर्म बर्थ। ध्यान रखना, पिछली जो क्लास थी जिसमें हमने प्री टर्म लेबर पढ़ा था, उसमें जो क्लासिफिकेशन था वो किसका था, प्री टर्म बर्थ का था, जो मैंने आपको WHO के अकॉर्डिंग बताया था। वो क्लासिफिकेशन आपको याद होगा शायद। इसके बाद में दोस्तों, विच मेडिकेशन डज द नर्स एंटीसिपेट विल बी प्रेस्क्राइब्ड टू इंक्रीज द चांस ऑफ द न्यूबॉर्न सर्वाइवल। ठीक है, आपको पता है कि भाई लेबर प्रोसेस हो गई और बच्चे का जन्म होगा ही होगा, ये आपको पता लग गया। तो आप क्या अनुमान लगाओगे, एंटीसिपेट, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स याद रख लो, जिसकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है मेरी तरह, वो ऐसे वर्ड याद रख लो ताकि अगला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता रहे। एंटीसिपेट मतलब नर्स क्या अनुमान लगाएगी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है बच्चे के सर्वाइवल को, मतलब बच्चा जीवित रहे उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा दोस्तों, प्रेस्क्राइब करेगा। तो इसमें से 4 ड्रग हैं। एक है दोस्तों रिटोड्रीन। तो रिटोड्रीन जो है वो एक टोकोलाइटिक एजेंट है। दिस इज ए टोकोलाइटिक एजेंट, टोकोलाइटिक एजेंट। टर्ब्यूटालाइन ये भी एक टोकोलाइटिक एजेंट है, ठीक है। मीजोप्रोस्टोल है वो देते नहीं हम, ये प्रीटर्म लेबर में देते हैं, लेकिन देते किस रूप में, प्रीटर्म लेबर में हम टोकोलाइटिक एजेंट। टोको का मतलब यहाँ पर यूट्रस या कॉन्ट्रैक्शन से है, लाइटिक का मतलब ब्रेक डाउन करने वाला, कम करने वाला। तो टोकोलाइटिक एजेंट्स वो एजेंट जो कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं दोस्तों, कम करते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट कहलाते हैं। टर्ब्यूटालाइन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट। अब इनके बारे में हम अच्छे से बात भी करेंगे। मीजोप्रोस्ट वो नहीं देते हैं, क्या तो अबॉर्शन की कंडीशन के अंदर देते हैं मीजोप्रोस्ट, या फिर लेबर के बाद में दे सकते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए मीजोप्रोस्टोल भी दी जाती है। तो यहाँ पर इसका कोई यूज है नहीं, ठीक है। तो ये इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों वही दिया जाता है बीटा मेथासोन। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा डिटेल में हमें यहाँ पर बात करने की जरूरत है नहीं। मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि 2 ड्रग्स होती हैं दोस्तों, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं। ये क्या होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स है दोस्तों वो हम देते हैं, जिसके अंदर 2 ड्रग आती हैं। एक आती है दोस्तों बीटा मेथासोन, जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और एक जो आती है वो आती है डेक्सामेथासोन। मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि कोर्टिकोस्टेरॉइड में ये आती हैं, मतलब कि लंग्स की मैच्योरिटी के लिए यूज ये करते हैं। वैसे तो बहुत सारे आते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन आता है, कोर्टिसोल आता है, कोर्टिसोन आता है, ठीक है, एक फ्लूइड्रोकोर्टिसोन आता है, बहुत सारी ड्रग्स आती हैं कोर्टिसोन, ऐसे नहीं है कोर्टिकोस्टेरॉइड। हम बात सिर्फ कुछ की कर रहे हैं जो लंग्स की मैच्योरिटी। तो लंग्स की मैच्योरिटी के लिए मेनली 2 ड्रग्स हम यूज करते हैं कि बच्चे का जो लंग्स है दोस्तों वो क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। एक शर्त मैंने आपको और बताई थी, वो काम तभी करेगी कि फर्स्ट डोज के बाद में कम से कम आपको 48 घंटे का क्या होना चाहिए दोस्तों, उसमें गैप होना चाहिए बच्चे की डिलीवरी के बीच में और पहले डोज देने के बीच में। अगर 48 घंटे हैं तो ही वो लंग्स को मैच्योर कर पाएगी, नहीं कोई फायदा नहीं है। तो बीटा मेथासोन जो डेक्सामेथासोन जो है दोस्तों वो किसके लिए दिया जाता है, लंग्स की मैच्योरिटी के लिए दिया जाता है। लंग्स की जो मैच्योरिटी है उसके लिए दिया जाता है कि बच्चे का जो लंग्स है वो क्या हो जाए, लंग्स जो है वो मैच्योर हो जाए। लगभग ऐसे मान लो कि 20 से और 24 वीक के बीच में जो सर्फेक्टेंट हैं उनका जो फॉर्मेशन है दोस्तों वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। टेंट, लेसिथिन और स्पिंजोमाइलिन, लेसिथिन और स्पिंजोमाइलिन, ठीक है। कुछ लोग ऐसे कि सर 24 वीक की पढ़ा है हमने, लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी 20 to 24 वीक। 20 वीक से स्टार्ट हो जाता है इसका फॉर्मेशन, ठीक है। तो लेसिथिन और इसका फॉर्मेशन यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, स्टार्ट हुआ है। इसके बाद में 28 वीक के ऊपर इनका जो रेशो है
लेसिथिन और स्पिंजोमाइलिन का रेशो ये 1:1 होता है, और 34 वीक के ऊपर जाके इनका जो रेशो है दोस्तों ये 2:1 हो जाता है। और अगर जब लेसिथिन और स्पिंजोमाइलिन का जो रेशो है वो 2:1 हो जाए तो ये ही शो करता है कि जो लंग्स है दोस्तों क्या हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें यहाँ पर जो 2 ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि मैं आगे आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो आज हम बात करते हैं जो रिटोड्रीन और टर्बुटालाइन की बात करते हैं, बल्कि सारी ड्रग्स की बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं टोकोलाइटिक ड्रग्स की। पहले जो टोकोलाइटिक जो ड्रग्स है दोस्तों उसका नाम है बीटा मिमेटिक्स। बीटा मिमेटिक्स मतलब कि ऐसी ड्रग्स जो बीटा ब्लॉकर के ऊपर क्या करती है, एक्शन, बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर क्या करती है, एक्शन करती है। क्या कहलाती है दोस्तों, यहाँ पर बीटा मिमेटिक्स कहलाती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका सामने ही है, देखो दोनों ये जो ड्रग है रिटोड्रीन और टर्बुटालाइन, ये दोनों की दोनों ड्रग क्या है, रिटोड्रीन और टर्बुटालाइन दोनों ड्रग बीटा मिमेटिक्स हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए बीटा मिमेटिक्स टोकोलाइटिक एजेंट। ठीक है, आपको एक चीज है ना, डोज चाहिए वो याद मत रखो, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये रिटोड्रीन है और एन टर्बुटालाइन है। आपको अगर वैसे डोज लिखनी हो तो लिख सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना। इसके अलावा 50 माइक्रोग्राम पर मिनट से हम स्टार्ट करते हैं इसकी डोज, और हर 10 मिनट के अंदर अंदर फिर हम इसके क्या करते रहते हैं, 50-50 बढ़ाते रहते हैं जब तक कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं रुक जाते हैं। ठीक है, अब टोकोलाइटिक की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। वहां पर क्वेश्चन में ये था कि ये पक्का हो गया कि बर्थ होगा तब लंग्स की मैच्योरिटी लेवल देना ही पड़ेगा। और टर्बुटालाइन वो लगभग 0.25 mg सबक्यूटेनियसली दिया जाता है एवरी 3 to 4 आवर। ठीक है, याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि काम कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि बीटा मिमेटिक्स जो होती है दोस्तों ये वर्क करती है किस पे, बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर। बीटा रिसेप्टर्स पे काम करके हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले बीटा रिसेप्टर्स पे काम करके ये क्या काम करती है दोस्तों, रिलीज ऑफ कुछ एंजाइम्स करवाती है। ठीक है, जैसे कि देखो CAMP है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा जैसे काइनेज एंजाइम है। तो ऐसे जो एंजाइम है दोस्तों इसको क्या करवाती है, रिलीज करवाती है। और ये एंजाइम जब रिलीज होती है तो रिलीज होकर ये क्या काम करते हैं, ये कैल्शियम जो है दोस्तों, जो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम है, इंट्रासेल्युलर जो कैल्शियम है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब कैल्शियम कम हो गया तो एक्टिन और जो मायोसिन है वो काम नहीं कर पाएंगे, तो ये इनएक्टिवेट होंगे। ठीक है, इनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। और यही कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गए दोस्तों, रुक गए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। या ऐसे लिख सकते हो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गए, कम हो गए। हम जानते हैं कि मसल्स फाइबर चाहिए होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो मसल्स को एक्टिन मायोसिन चाहिए, और एक्टिन मायोसिन को क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। और कैल्शियम क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई। ज्यादातर सारे मैकेनिज्म कैल्शियम पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैल्शियम क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई। कैल्शियम कम हो गई तो एक्टिन मायोसिन काम नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो स्मूथ मसल्स के अंदर क्या होने लग जाएगा, रिलैक्सेशन होने लग जाएगा। और टोकोलाइटिक का मतलब ये क्या है, हमें कॉन्ट्रैक्शन को क्या करना है, रोकना है। क्यों रोकना होता है कॉन्ट्रैक्शन को, प्री टर्म लेबर के लिए, क्योंकि लेबर स्टार्ट हो गया। हम चाहते हैं कि वो बच्चे का जन्म अभी कुछ दिन तक रुके, तब तक कि लंग्स क्या न हो जाए, मैच्योर न हो जाए तब तक। ठीक है, तो इसलिए तो पहली ड्रग हो गई आपकी। आपको ज्यादा भी नहीं ना दोस्तों, तो कम से कम एक लाइन या दो लाइन में याद रखनी पड़ेगी कि बीटा मिमेटिक्स का एग्जांपल क्या होता है। इसके बाद आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल है तो दोस्तों ये एंट्री ऑफ कैल्शियम को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू सेल्स, कि भाई सेल्स के अंदर क्या नहीं जाए दोस्तों, कैल्शियम नहीं जाए, उसको क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना, इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज निफेडिपिन। निफेडिपिन और वैसे वेरापेमिल भी इसका एग्जाम्पल होता है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन वो एंटी हाइपरटेंसिव में यूज करते हैं। ऐसे मत कह देना सर मुझे एक और याद आ गया, एम्लोडिपिन भी होता है। एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, निफेडिपिन, फोजेडिपिन, ये बहुत सारे होते हैं, वो कोई काम का नहीं है। यहाँ पर हम मेनली यूज निफेडिपिन ही करते हैं। ठीक है, एक वेरापेमिल करते हैं बट कम करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक आता है कोक्स इनिबिटर, या इसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनिबिटर्स भी बोलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनिबिटर्स। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो इनिबिटर्स होते हैं दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोलते हैं, सेल से रिलीज होते हैं। ये जब इनकी खोज हुई थी तो ये माना गया था कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। बाद में पता चला कि बहुत सारी बॉडी सेल्स मैक्सिमम सेल से बनाती हैं, तो फिर ये इसका जो नाम है वो वही रख लिया गया, क्योंकि पहले इसकी जो खोज की गई थी वो सीमन में की गई थी। मेल के सीमन में मिला था ये, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था। तो अब सब सीमन के अंदर करवा रहा था, तो सीमन ऐसे माना गया कि मेजर पोर्शन प्रोस्टेट ग्लैंड से बन रहा है, तो इसके कारण उसका नाम क्या दे दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन दे दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होने वाले केमिकल्स। बट लेटर ऑन जब पता चला तब नाम को सेम रख लिया गया।
ठीक है। तो इसलिए कोक्स जो इनहिबिटर्स हैं या इनको हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स भी बोलते हैं, ये क्या काम करते हैं, वो कैल्शियम को क्या काम करते हैं, वो कैल्शियम की एंट्री को सेल में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं। सेम इसी की तरह काम करते हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्रोकर कर रहे हैं तो डिक्रीज द एंट्री ऑफ कैल्शियम, एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू सेल्स। अब कैल्शियम कम हो जाएगा तो वही सारी मैकेनिज्म फिर इसमें भी काम करती है। अब कोक्स इनहिबिटर दोस्तों इसके जो एग्जांपल है दैट इज इंडोमेथासिन। ठीक है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी टोकोलाइटिक एजेंट है जो कि कोक्स इनहिबिटर है। कोक्स का मतलब दोस्तों ये एंजाइम होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करने के लिए चाहिए होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम बोलते हैं इसके अंदर। वैसे दो प्रकार होते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है ये, तो ये एंजाइम जो है वही प्रिवेंट करने में क्या आता है, काम आता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन बनने के लिए है ना ये एंजाइम जरूरी होता है। तो ये डिक्रीज करता है एंट्री को और इंडोमेथासिन। तो ठीक है, कम से कम ये नहीं ना तो एग्जांपल और कैटेगरी बस ये नाम ये याद रख लेना, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ ले तो फिर आप घबराओ नहीं। सेंट्रल एक्टिंग ड्रग में कुछ याद नहीं रखना आपको, MgSO4 याद रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट प्री टर्म लेबर में दो रीजन से दे सकते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में भी दे सकते हैं, और एक न्यूरो प्रोटेक्टिव होती है, जो बच्चे जो होते हैं न्यूबॉर्न जो होने वाला है उसके अंदर सेरेब्रल पाल्सी के चांसेस को क्या कर देती है दोस्तों, ये कम कर देती है, तो उसमें भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोफाइलेक्सिस ऑफ प्री एक्लेम्सिया में थेरेप्यूटिक रूप में उन सब भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो सेंट्रल एक्टिंग ड्रग हो गई है MgSO4। एक्चुअली में ये भी क्या काम करती है, इन्फ्लेक्स ऑफ कैल्शियम को कम करती है, कि कैल्शियम को यूज ही कम हो, उसकी एंट्री कम हो। ठीक है, और एसिटाइल कोलिन जो है दोस्तों उसको भी कम करती है, डिक्रीज करती है एसिटाइल कोलिन को, उस प्रकार से काम करती है। ये बहुत तगड़ी ड्रग है, ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। नाम इसका ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट है, लेकिन ये है ऑक्सीटोसिन एनालॉग है। ये देखो कितना दिमाग से काम करती है ये ड्रग। हमने क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ये यूट्रस है मान लो, इस यूट्रस के अंदर जैसे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बने हुए हैं, मान लो कि भाई ऑक्सीटोसिन यहाँ आएगा और काम करेगा, मेनली मायोमेट्रियम में रहते हैं ये, है ना, मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो कैसे काम करती है। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम ऐसी एक ऐसी ड्रग देते हैं जो बिल्कुल जिसकी जो स्ट्रक्चर केमिकली जो है ना वो बिल्कुल किसकी जैसी रहेगी, ऑक्सीटोसिन की जैसी रहेगी, लेकिन काम ऑक्सीटोसिन का नहीं करेगी। क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन तो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, सबको पता है, लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्शन तो रुकवाने हैं ना, हमें कॉन्ट्रैक्शन को तो रुकवाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन की जैसी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर वाले क्या एक ड्रग बनाएंगे। अब वो ड्रग क्या काम करेगी दोस्तों, वो ड्रग अंदर जाएगी, तो मायोमेट्रियम के अंदर पाए जाते हैं इस कोई भी एंजाइम को काम, कोई भी हार्मोन को काम करने के लिए उसके रिसेप्टर्स जरूर चाहिए होते हैं, और रिसेप्टर्स और वो जुड़ते हैं तभी वो क्या करते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर वो तभी फंक्शन कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन ऐसे अगर फ्री घूम रहा है तो ऐसे काम नहीं करेगा, ऐसे तो ब्लड में भी रहता है तो वो काम नहीं करेगा। अब प्रेगनेंसी के दौरान इसी कारण से क्या होता है, रिसेप्टर्स की पहले संख्या बढ़ती है, रिसेप्टर्स बढ़ते हैं, फिर उसके कारण वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है दोस्तों, लेबर के दौरान काम करता है। लेबर के दौरान, मैं प्रेगनेंसी बोल रहा था। अब हम वो ड्रग दी हमने, ठीक है, हमने ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट दी, ये एंटागोनिस्ट अंदर जाएगी और इनके साथ क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी, बाइंड हो गई, ऐसे मान लो इनके साथ क्या हो गई, वो बाइंड हो गई, ये लो ये इनके साथ बाइंड हो गई। अब इनके साथ जब वो बाइंड हो गई, जुड़ गई, अब एक्चुअली में जो असली ऑक्सीटोसिन आएगा ना, जब एक्चुअल जो ऑक्सीटोसिन आएगा जो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है उसको क्या नहीं मिलेंगे, रिसेप्टर्स नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर तो फेक नकली वाली जुड़ गई ना, नकली वाला जो ऑक्सीटोसिन है वो जुड़ गया, वो काम कर नहीं रहा वो, लेकिन उसने जगह घेर ली, सारे कमरे बंद कर दिए। अब ऑक्सीटोसिन खुद आया तो ऑक्सीटोसिन को तो जगह ही नहीं मिली, तो ऑक्सीटोसिन फिर ही घूमता रहेगा लेकिन काम नहीं कर पाएगा। तो ऑक्सीटोसिन के कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं भाई, ऑक्सीटोसिन को रोक भी रहा है, साथ में ऑक्सीटोसिन के जैसा दिखने वाला भी है ये, तो ऑक्सीटोसिन को जैसा दिखने वाला को क्या बोलते हैं, हम एनालॉग के नाम से जानते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एटोसिबेन, ठीक है, इसमें एनालॉग लिख लो। अब मैकेनिज्म आपको समझाने की अब जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑक्सीटोसिन की तरह काम करता है ये, ठीक है। एक नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स हैं, इसका एग्जांपल लिख लो बस, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट। बस एक चीज और लिख लेना दोस्तों कि इन सब में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो पैच, जिसके पैच आते हैं, ठीक है, पैच मतलब चिपकाने के लिए आता है, चिपका दो, डायरेक्ट इंजेक्शन या ओरली देने की आपको जरूरत नहीं है, तो यही आती है ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट जो आती है जो ड्रग दोस्तों, वो किसके रूप में भी अवेलेबल होती है, पैच लगा देते हैं, चिपका देते हैं यहाँ पे, उससे धीरे धीरे स्लोली जो ड्रग है वो क्या होती रहती है, रिलीज होती रहती है, बाहर निकलती रहती है। तो ये बस ये जरूर ध्यान रखना कि कौन सी ड्रग है जो पैच के रूप में यूज करते हैं हम, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर है, वो जिसको हम पैच के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वो हो गया। अब हम वापस से हमारे क्वेश्चन के ऊपर एक बार आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, तो लिख लो, लिख लो, लिखो, प्री टर्म बर्थ की, प्री टर्म
बर्थ की, या लेबर भी लिख सकते हो, कि प्रोबेबिलिटी के मतलब संभावना के, लिखो हिंदी में लिखो, चलो संभावना के, क्योंकि संभावना में फीटस के लंग्स को मैच्योर करने के लिए, फीटस के लंग्स को मैच्योर करने के लिए, मैच्योर करने के लिए, दोनों ही लिख लेना ना, बीटा मैथासोन या फिर डेक्सामेथासोन ड्रग देते हैं। अब तीनों जो क्वेश्चन आएंगे ना अगले, बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। बीटा मैथासोन या डेक्सामेथासोन ड्रग देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। सिर्फ इतना सा आ सकता है कि भाई लंग्स को मैच्योर करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं, नोट सेट में डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा वो, इतनी पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट देखो, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा हमारे सामने। एक क्लाइंट्स एट 9 वीक जेस्टेशन, अच्छा इसमें कॉर्निक विलस सैंपलिंग भी पढ़ेंगे हम, है ना। एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा इसमें आपको मैं, कॉर्निक विलस सैंपलिंग। आप कहोगे सर कितने टॉपिक पढ़ाओगे आज क्लास लंबी होने वाली, थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि मैं इतने अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। 9 वीक जेस्टेशन के ऊपर एक नर्स से पूछती है प्रीनेटल क्लिनिक में कि इफ सी कैन हैव अ कॉर्निक विलस सैंपलिंग डन एट दिस विजिट। वो 9 वीक के ऊपर आती है और ये पूछ रही है कि मैं इस समय ना कॉर्निक विलस सैंपलिंग जो प्रोसीजर है वो करवा सकती हूँ। तो एट व्हाट वीक जेस्टेशन शुड द नर्स रेस्पॉन्ड द बेस्ट टाइम फॉर टेस्ट, कि भाई इस टेस्ट का जो करने का जो बेस्ट टाइम है ना दोस्तों वो कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 वीक टू लेस देन 12 वीक, 10 वीक से और लगभग 12 वीक। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा, उसको भी समझाऊंगा मैं आपको। चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों डेफिनेशन कि सीवीएस या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग है क्या। देखो इसके नाम में ही है कोरियोनिक विलस, मतलब कोरियोनिक विलाई लेंगे हम, सैंपलिंग मतलब उनका क्या लेंगे दोस्तों, हम सैंपल लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, कोरियोनिक विलाई लेंगे, उनका क्या लेते हैं हम, सैंपल लेते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। कि कोरियोनिक विलाई का क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। इसमें और कुछ लिखा है कि मैंने, रिजल्ट कम्स इन, देखो अच्छा। अब इसके अंदर एक्चुअली में लेते क्या है, क्वेश्चन में मान लो ये लिखा हुआ ही नहीं है दोस्तों, ये आ जाए कि भाई क्या लेते हो, ये नहीं आता, कोरियोनिक विलाई नहीं लिखा होगा। तो दोस्तों इसमें ये नहीं लिखा है तो लिखा आएगा ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स फ्रॉम कोरियोनिक फ्रोंडोसम, फ्रॉम कोरियोनिक फ्रोंडोसम। ठीक है, जो कोरियोनिक जो फ्रोंडोसम है दोस्तों उससे हम क्या लेते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा जल्दी मैं इसको समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो दोस्तों ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक सिंगल सेल बनती है जिसे हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। ये जाइगोट 1 से 2 सेल में, 2 से 4 सेल में, 4 से 8 सेल में बनती है, इसको ब्लास्टोमियर बोलेंगे। और फिर 8 से 16 सेल बन जाती है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मोरूला के नाम से जानते हैं। ये मोरूला बन गया। अब ये मोरूला दोस्तों क्या होगा, यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर होगा। यूट्राइन कैविटी के अंदर, यूट्रस के अंदर क्या पाया जाता है, यूट्राइन फ्लूइड पाया जाता है, क्योंकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उनकी लेंथ बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो उस फ्लूइड से क्या कर देती है, इसको फिल कर देती है। अब ये मोरूला के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है ना, तो 2 भागों में सेल बढ़ जाती है, कुछ सेल्स बाहर की तरफ बढ़ जाती हैं और कुछ सेल कहाँ हो जाती है, अंदर की तरफ हो जाती हैं। जो बाहर की जो सेल है दोस्तों इसको हम आउटर सेल मास के नाम से जानते हैं, आउटर सेल मास, इसे हम किस नाम से जानते हैं, आउटर सेल मास, या फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और एक अंदर की सेल बनती है, ये क्या बनाती है दोस्तों, इनर सेल मास बनाती है। क्या बनाती है, इनर सेल मास। इस इनर सेल मास से ही आपका एमनियोन लेयर बनेगी, यॉक सैक बनेगा और बेबी बनेगा, यॉक सैक, एमनियोन लेयर और बेबी। और जो बाहर वाली जो लेयर है दोस्तों ये कोरियोन लेयर बनाती है। 2 लेयर होती है ना बेबी पिक्चर, और एक कोरियोन और एक एमनियोन। एक कोरियोन बनाती है और एक क्या बनाती है दोस्तों, ये प्लासेंटा बनाती है। क्या बनाती है, ये प्लासेंटा बनाती है। तो ये ट्रोफोब्लास्ट, मतलब यहां से दोस्तों क्या होता है कि जहां पर इम्प्लांटेशन होता है ना, वहां पर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, विलाई बन जाती है। तो इन विलाई के पूरे ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को जहां पर बेस है वहां पे जो जुड़ा हुआ है, उस बेस के ऊपर, मतलब जिस यूट्रस के जिस सरफेस पे जुड़ा हुआ है, इस पूरे विलाई के जो ग्रुप जो होता है, इस ग्रुप को हम कोरियोनिक फ्रोंडोसम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कोरियोनिक फ्रोंडोसम। इसे हम किस नाम जानते हैं, कोरियोनिक फ्रोंडोसम के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन कौन सी स्ट्रक्चर से होता है, और एक आता है दोस्तों अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर से होता है। तो दोनों याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लासेंटा का फॉर्मेशन दो स्ट्रक्चर से होता है दोस्तों। बच्चा जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रोंडोसम। तो कोरियोनिक फ्रोंडोसम क्या है, मैंने आपको अभी समझा दिया कि बिलाई है जो कि डायरेक्टली जो यूट्रस है या फिर एंडोमेट्रियम जो लेयर है उस डेसिडुआ बेसिलिस से उसे जुड़ा हुआ रहता है, डेसिडुआ से जुड़ा हुआ रहता है। तो दो चीजें बनाती हैं, एक कोरियोनिक फ्रोंडोसम बनाता है प्लासेंटा और एक बनाता है आपका डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस बनाते हैं। तो ये दोनों मिलकर कोरियोनिक फ्रोंडोसम और डेसिडुआ बेसिलिस मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, प्लासेंटा बनाते हैं। मेनली जो पार्ट है ये बेबी बनाता है, 4/5 पार्ट ये होता है और 1/5 पार्ट ये होती है, ठीक है। तो प्लासेंटा का फॉर्मेशन कोरियोनिक फ्रोंडोसम और डेसिडुआ बेसिलिस से होता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन पूछे आपसे दोस्तों तो वो किससे होता है, कनेक्टिंग स्टाक से होता है। किससे होता है, कनेक्टिंग स्टाक। यार ऑप्शन में ये नहीं लिखा है तो बॉडी स्टाक लिखा हुआ आएगा, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, सिर्फ इतना समझ लो। अब क्वेश्चन दोस्तों ये आएगा कि भाई हमने ये विलाई ली क्यों है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग जो है दोस्तों कर क्यों रहे हैं बताओ, उसका भी तो रीजन पता होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि बस आपने विलाई ले ली, आपने सिंपल से याद कर लिया कि हमने विलाई ले ली और विलाई लेने के लिए हमने सैंपल ले लिया। तो दोस्तों एक्चुअली में बेबी के अंदर क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज हैं उनको देखने के लिए हमें बेबी की क्या चाहिए, सेल चाहिए। और मैंने आपको अभी बताया कि कोरियोनिक जो फ्रोंडोसम है वो किसके द्वारा बनता है दोस्तों, बेबी के द्वारा बनता है। बेबी की सेल्स ही क्या बनाती है, कोरियोनिक फ्रोंडोसम बनाती है। क्योंकि डेसिडुआ बेसिलिस तो मदर की है, वहां की सेल लेने का तो कोई फायदा है नहीं। डेसिडुआ बेसिलिस का मतलब क्या है कि जो डेसिडुआ है जहां पर जो बेबी है फर्टिलाइज्ड ओवम में जहां पे जुड़ता है ना, डायरेक्टली जहां अटैच हो रहा है वो डेसिडुआ बेसिलिस है। तो डेसिडुआ बेसिलिस की सेल लेके तो कोई फायदा है नहीं क्योंकि वो तो मदर की है। बॉडी की हर सेल का एक क्रोमोसोमल पैटर्न होता है, कोई भी सेल ले लो आप, चाहे ब्लड ले लो आप, मेरे आरबीसी लोगे तो उसमें भी वही क्रोमोसोम रहेंगे जो नंबर है। आप मेरे बालों की सेल्स लोगे, कहीं से कोई भी सेल लोगे, सेम क्रोमोसोमल पैटर्न होता है। तो हमें बेबी की सेल चाहिए होती है दोस्तों। बाद में तो ये सेल एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है तो हम एमनियोटिक फ्लूइड से ले लेते हैं तो वो एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर कहलाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों कि एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट बहुत कम रहती है तो हम एमनियोटिक फ्लूइड से ले नहीं सकते हैं। तो उस कारण से हम क्या लेते हैं दोस्तों, बेबी की सेल चाहिए होती है। तो ये बेबी की सेल हम किसके द्वारा लेते हैं, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग के द्वारा लेते हैं। क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट जो सेल है वो भी बेबी खुद ही बना रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि बेबी क्या होता है दोस्तों, फर्टिलाइज जब हो जाता है, ये फर्टिलाइज होने के बाद में ये अंदर ही आता है, ठीक है। फर्टिलाइज ओवम अंदर आ गया तो बेबी तो बना रहा है ना, तो ये जो विलाई है ये भी बेबी बना रहा है। तो इस विलाई का हम क्या ले लेंगे, सैंपल ले लेंगे। दूसरे वर्ड में विलाई नहीं लिखाएगा तो कोरियोनिक फ्रोंडोसम लिखाएगा, और कोरियोनिक फ्रोंडोसम नहीं लिखाएगा तो ट्रोफोब्लास्ट लिखाएगा। तो इसका हम क्या लेते हैं दोस्तों, सैंपल ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका टाइम पीरियड 10 से और 13 वीक होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिख भी रखा है भाई 12 वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना फिर भी इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 to 13 वीक है, आपको याद रखना है। बेस्ट टाइम पूछे तो लगभग 10th वीक के ऊपर लगभग दोस्तों इसका क्या होता है, ये सबसे बेस्ट। फीटल जो लॉस है उसके जो चांसेस जो होते हैं दोस्तों ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस की तुलना में इसके जो चांसेस होते हैं दोस्तों, फीटल लॉस का मतलब प्रोसीजर के कारण फीटस की क्या हो जाए दोस्तों, डेथ हो जाए। अब फीटस तो है नहीं, जो भी स्ट्रक्चर है, अबॉर्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो क्या होगा दोस्तों, फीटल लॉस कहलाता है। तो फीटल लॉस के चांसेस इसमें क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखने हैं एज कम्पेयर टू एमनियोसेंटेसिस। इसका जो रिजल्ट है ना, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एमनियोसेंटेसिस का रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लगभग 1 वीक का टाइम लगता है। जबकि यहाँ पर कोरियोनिक विलस सैंपलिंग का जो टाइम पीरियड है ना दोस्तों वो बहुत कम है, मतलब लगभग 2 से 4 दिन के अंदर, 2 to 4 डेज के अंदर क्या आता है, इसके रिजल्ट हमें मिल जाता है। अब इसके रिजल्ट का करोगे क्या, जैसे मान लो डाउन सिंड्रोम है और आपको सेल से पता चला गया भाई क्रोमोसोम क्या है, तो आपको क्रोमोसोम दिख गई तो आप उससे पता लगा लोगे दोस्तों, ठीक है। तो भाई उसके अंदर पता चल जाएगा ना कि डाउन सिंड्रोम के अंदर मान लो क्रोमोसोम जो पैटर्न है भाई ट्राइसोमी है क्या है, तो वो चीजें हमें पता लग जाएगी कि भाई ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी 21 है, तो ये हम उसमें देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोमल जो पैटर्न है, कोई भी क्रोमोसोमल पैटर्न हो, एन्यूप्लॉइडी हो, कोई भी रीजन हो, एबनॉर्मल कोई भी क्रोमोसोमल पैटर्न है दोस्तों, उससे हमें क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा हमें, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कैरोटाइपिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम इस प्रोसीजर को हम किसी का भी क्रोमोसोमल पैटर्न को जानना, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कैरोटाइपिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, कैरोटाइपिंग। कैरोटाइपिंग। तो ये हमारा छोटा सा प्रोसीजर था, बस इतनी डिटेल रख लो बहुत है, इतना ज्यादा डिटेल में और नहीं आएगा आपसे, है ना। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। अब ये पूछो कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो 4 ही होते हैं, तो बाकी के ऑप्शन बताने की तो यहाँ पे कोई जरूरत है ही नहीं। तो 8 वीक एंड लेस देन 10 वीक कुछ नहीं, ये नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें लिख लो कि कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग 10 से और 13, और ब्रैकेट में लिख लेना, क्वेश्चन में मोस्टली दे रखा है 10 से 12 वीक पर की जाती है, ठीक है। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग 10 से और 13 वीक के बीच में की जाती है।
चलो नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, बाकी के ऑप्शन बताने की इसमें जरूरत है नहीं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तो फैक्ट ही होते हैं। ऐसे क्या बताऊंगा इसमें भाई 2 और 2 4 होते हैं, 5 क्यों नहीं होते हैं, 6 क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो कोई फायदा नहीं है। चलो वैसे भी आज हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए मुझे कंटिन्यूस अब आपको पढ़ाना पड़ेगा, बीच में रुक नहीं सकते हम आज। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। एक नर्स है दोस्तों, असेस कर रही है एक अपने क्लाइंट को, एक मदर को, कि उसको लग रहा है कि इसके चांसेज हैं, टेंटेटिव है मतलब चांसेज है किस चीज़ की डायग्नोसिस के, दोस्तों हाइड्रेटेड फॉर्म मोल की चांसेज है। तो विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एंटिसिपेट। आप में से क्या लगता है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्लिनिकल फाइंडिंग है जिससे आपको ये पता लगेगा कि हाँ ये हो सकता है, क्या हो सकता है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल हो सकता है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल हो सकता है, ये किससे पता लगेगा आपको। चलो एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हाइड्रेटेड फॉर्म मोल को और किस नाम से जानते हैं, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि हाइड्रेटेड फॉर्म मोल को हम हाइड्रेटेड फॉर्म मोल क्यों कहते हैं। एक्चुअली में दोस्तों इसको हम वेसिकुलर मोल के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में हाइड्रेटेड फॉर्म मोल नहीं लिखाया तो क्या लिखा आएगा दोस्तों, वेसिकुलर मोल आएगा। अगर वेसिकुलर मोल भी नहीं आया तो मोलर प्रेगनेंसी लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा आएगा, मोलर प्रेगनेंसी। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन दोस्तों क्या है कि इसके अंदर है जो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल है, इसलिए मैंने आपको पिछली बार बता दिया अच्छे से क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ भी काम आएगा। वो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है जो प्लासेंटा का फॉर्मेशन करने वाली है, तो उसके अंदर क्या होने लग जाता है दोस्तों, उसके अंदर दोनों चीजें होंगी, वो सेल की ग्रोथ भी करेगी और साथ में ब्रेक डाउन भी होगा। तो पार्शियल, इसको हम किस नाम से जानेंगे कि पार्शियल, बस सिंपल से एक लाइन में लिखा दूंगा पूरा, पार्शियल प्रोलिफरेशन, पार्शियल प्रोलिफरेशन एंड पार्शियल डीजनरेशन, पार्शियल प्रोलिफरेशन एंड पार्शियल डीजनरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इज नोन एज हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। मतलब कि इसके अंदर नई नई सेल्स बनती भी हैं और कुछ सेल्स का क्या होता रहता है, ब्रेक डाउन भी होता रहता है। तो पार्शियली मतलब कुछ रूप में प्रोलिफरेशन हो रहा है, कुछ रूप में क्या हो रहा है, डीजनरेशन। एक्चुअली में ये जो डिजीज है ये हाइड्रेटेड सिस्ट नामक डिजीज से ली गई है। एक लीवर की डिजीज होती है दोस्तों, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम ई ग्रेन्युलोसस के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ई ग्रेन्युलोसस के नाम से जानते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दोस्तों वो एक डिजीज करवाता है हाइड्रेटेड सिस्ट। उसमें भी छोटी छोटी क्या बन जाती हैं, जिससे इसके अंदर वेसिकल्स बनती हैं, वहाँ पर छोटी छोटी क्या बनती हैं, सिस्ट बन जाती हैं। तो उसी से ये नाम क्या किया गया है, कॉपी लिया गया है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रहने दो, आप याद मत रखना। अब सिंपल सा क्वेश्चन बताएगा कौन सी डिजीज का ये टाइप है, ये कौन सी डिजीज का टाइप है दोस्तों, तो ये जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का टाइप है, ठीक है। ये सिर्फ एक टाइप है, ये बहुत बड़ी डिजीज है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। उसके कई सारे टाइप होते हैं, उनमें से सिर्फ ये एक टाइप है। तो एक जो उसमें जो टाइप है दोस्तों वो आपके सामने है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। जैसे एक है इनवेजिव मोल, या फिर एक जो टाइप है दोस्तों उसको हम बोलते हैं कोरियोकार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा स्टार्ट हो गया, ध्यान रखना, ये ज्यादा अब समझाऊंगा, मैं थोड़ा सा अंतर समझा दूंगा। एक लिखो प्लासेंटल साइट, चौथी होती है प्लासेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, वैसे इन तीनों के बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी बस मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल जो होता है ना दोस्तों ये बिनाइन ट्यूमर होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो भी गया ठीक है, ठीक हो जाता है पर्सन। लेकिन ये तीनों जो होते हैं ना दोस्तों ये मैलिग्नेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैलिग्नेंट, जैसे कैंसर होता है ना उस टाइप है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्सिनोमा है, यहाँ पे मोल बन रहा है और यहाँ पर भी, तो ये तीनों मैलिग्नेंट है। तो हम चाहते हैं हमेशा कि कभी भी हाइड्रेटेड फॉर्म मोल दोस्तों ये इनके अंदर क्या न हो, कन्वर्ट नहीं हो। अगर आपने हाइड्रेटेड फॉर्म मोल को ट्रीट नहीं किया तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म मोल प्रेगनेंसी के दौरान इनवेजिव मोल में या फिर कोरियोकार्सिनोमा में जा सकता है, चेंज हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। हाइड्रेटेड फॉर्म मोल कैन कन्वर्ट इनटू इनवेजिव मोल और कोरियोकार्सिनोमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कई बार प्रेगनेंसी के खत्म होने के बाद भी दोस्तों कुछ सेल्स बच जाती हैं जो कि क्या कोज करवा सकती हैं, कोरियोकार्सिनोमा करवा सकती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी से पहले तो दोनों हो सकती है, सॉरी प्रेगनेंसी के दौरान तो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल से इनवेजिव मोल भी हो सकता है और कोरियोकार्सिनोमा भी हो सकता है। ये तब होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तब होता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता कि भाई हो गया बस, ठीक है। और प्रेगनेंसी के बाद में क्या किसमें सिर्फ एक आएगा, यहाँ पर कोरियोकार्सिनोमा आएगा, इनवेजिव मोल नहीं आएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक डिजीज है उसको अलग ही पड़े रहने दो, प्लासेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, ये भी क्या है, एक मैलिग्नेंट डिजीज है
और हमारी हाइब्रिड फॉर्म मोल कैसी है दोस्तों, एक बिनाइन डिजीज है। ठीक है, मैंने आपको वैसे लिखा दिया कि भाई बिनाइन कौन कौन सी है और मैलिग्नेंट कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पर वही बात हो गई। इसके बाद दोस्तों इसकी ईटियोलॉजी की बात करते हैं कि भाई इसकी क्या क्या ईटियोलॉजी होती है। तो इसकी दो ईटियोलॉजी होती है दोस्तों। ठीक है, एक जो ईटियोलॉजी होती है इसकी, उसको हम बोलते हैं दोस्तों मोनोस्पर्मी। किस नाम से जानते हैं, मोनोस्पर्मी के नाम से जानते हैं इसे हम। और दूसरी जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी ट्राई, या फिर ऐसे लिखो बाई स्पर्मी भी बोल सकते हैं इसको, बाई स्पर्मी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ट्राइन्यूप्लॉइडी। अभी मैं समझाऊंगा इनको तब आपको समझ में आएगा। देखो दोस्तों मोनोस्पर्मी जो होते हैं ना, इसका कारण दो ही होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं दोस्तों, दो ही होते हैं। क्या कारण होते हैं, एक तो दोस्तों एक ही क्या हो, एक्चुअली में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम रहता है, तो एक क्रोमोसोम बोल रहा हूं, एक स्पर्म रहता है और एक रहता है ओवम। ठीक है, इधर समझाता हूं अच्छे से, देखो ये समझने की जरूरत है। एक रहता है दोस्तों ओवम और एक रहता है स्पर्म। अब आप एक बात बताओ कि स्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप कहोगे सर स्पर्म के पास जो क्रोमोसोम होते हैं क्या तो वो 23X होंगे या फिर क्या होंगे 23Y होंगे। एक ही होता है ना, हैप्लॉइड होते हैं, तो क्या तो 23X होते हैं या 23Y होते हैं। और हमेशा ओवम के पास जो रहते हैं वो कितने रहते हैं दोस्तों, 23X ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये एम्प्टी रहता है। ये क्या रहता है, एम्प्टी रहता है। एम्प्टी का मतलब यहाँ पर ये है, एम्प्टी का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि इसके अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं पाए जाते। ऐसी कंडीशन हो जाए कि ओवम के अंदर कोई क्रोमोसोम ही नहीं रहे, तो दोस्तों इसे हम किस नाम से जानते हैं, इस कंडीशन को मोनोसोमी के नाम से जानते हैं। इस पूरी कंडीशन को कि भाई एक स्पर्म तो है लेकिन ओवम नहीं है, तो सिर्फ अकेला स्पर्म काम कर रहा है, तो वो इस कारण क्या कहलाएगा दोस्तों, वो मोनोस्पर्मी कहलाएगा। अब देखो मोनोस्पर्मी के अंदर क्या होगा दोस्तों, अब ये सेल बनेगी, इसके बाद क्या होगा कि ये जो सेल है इसके जो क्रोमोसोम का जो पैटर्न रहेगा ना, वो आप ये मत समझना कि आप 23X ही रहेगा। एक्चुअली में जो क्रोमोसोम जो होता है ना वो डुप्लीकेट हो जाता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। मेल के क्रोमोसोम से ही और क्रोमोसोम बन जाएंगे, तो पैटर्न तो ये बन जाएगा। पैटर्न कितना बन जाएगा दोस्तों, क्या तो 44 प्लस XX बन जाएगा, मतलब कि 46XX हो गया। ये टोटल 46 क्रोमोसोम है, जिनमें से एलोसोम है 44 और 2 सेक्स क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, और या फिर क्या बनेगा दोस्तों, 44 प्लस XY बनेगा, यही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर अगर Y हुआ तो Y आ जाएगा और X होगा तो। लेकिन इसके अंदर मैटरनल क्रोमोसोम नहीं है, ध्यान रखना। अब आप एक बताओ, कोई भी सेल है उसके अंदर अगर मैटरनल क्रोमोसोम नहीं है तो क्या बेबी का फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं, कभी भी नहीं हो सकता बेबी का फॉर्मेशन। इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्प्लांटेशन होगा तो ये इम्प्लांटेशन के दौरान ये इतनी ज्यादा ग्रोथ करेगा कि यहाँ पर पूरा जो यूट्रस है ना दोस्तों, ये पूरा यूट्रस इस मोल के द्वारा क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। वेसिकल्स के द्वारा क्या हो जाता है दोस्तों, फिल हो जाता है। अब ये वेसिकल्स जो दोस्तों पूरा भर गए हैं, क्या इस वेसिकल्स में बेबी होगा, तो आप कहोगे सर इसमें बेबी नहीं होगा, बेबी इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों बेबी, क्योंकि बेबी बनने के लिए मैटरनल क्रोमोसोम भी चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर बेबी नहीं होगा, बेबी नहीं होगा। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, फीटस या बेबी इसके अंदर नहीं होता है, फीटस नहीं होता है। ठीक है, ग्रोथ होती है लेकिन फीटस नहीं होता है। इस प्रकार के मोल को हम कंप्लीट मोल के नाम से जानते हैं। तो मोनोस्पर्मी जो है दोस्तों वो क्या कोज करवाता है, कंप्लीट मोल कोज करवाता है, ये कंप्लीट मोल कोज करवाता है। कारण क्या होता है, एम्प्टी एग होना, एग के अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं होना। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा बस इतना दिमाग रख लो कि एग में नहीं होता बस। यहां पर क्या होगा, दूसरी जो कंडीशन है दोस्तों इसके अंदर ट्राइप्लोइडी लिख लो आप इसको, अभी मैं समझाऊंगा इसको भी। दूसरे देखो, दूसरे में इनकम्प्लीट मोल कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर अलग ही पैटर्न चलेगा। यहां पर क्या होगा दोस्तों, जो ओवम है उसके पास तो क्रोमोसोम रहेंगे, तो ओवम के पास कितने क्रोमोसोम रहते हैं, हमेशा 23X क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर एक स्पर्म की जगह 2 स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब पॉलीस्पर्मी होगा। तो क्या तो दोस्तों ये 23X होगा या फिर ये क्या होगा 23X होगा, या हो सकता है कि ये भी क्या हो 23Y हो, या हो सकता है कि ये भी क्या हो दोस्तों 23Y हो। दोनों कंडीशन बन सकती है ना, ये जो स्पर्म है वो 23X भी हो सकता है, 23Y भी हो सकता है, और ये स्पर्म भी 23X भी हो सकता है, ये 23Y भी हो सकता है। अब क्या होगा दोस्तों, फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों एक साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब सेल की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, सेल की जो संख्या होगी दोस्तों कितनी होगी, तो टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं आपके
46 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 69 क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे सेल के अंदर दोस्तों, 69 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। और 69 क्रोमोसोम में क्या पैटर्न बनेगा, मान लो इसका जो एक्स है, ठीक है, और इसका एक्स आया और इसका भी क्या आया, एक्स आया, तो 69 एक्स 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 भी हो सकता है, या हो सकता है दोस्तों कि इससे क्या आए, इससे वाई आए, इससे भी वाई आए, ठीक है, इससे भी वाई आए, इससे भी वाई आए, और इससे क्या आए, एक्स आए। तो ये भी ऐसे बन सकता है कि 69 एक्स वाई वाई, ठीक है। या फिर क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है कि इसका x आ जाए और इसका क्या आ जाए दोस्तों, y आ जाए, और इसका तो x ही रहेगा, तो ये बन सकता है 69 x एक्स वाई, ठीक है। इस प्रकार से कई सारे पैटर्न बन सकते हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतने टफ क्वेश्चन अभी तक तो आते नहीं है नर्सिंग के अंदर। बस इतना याद रख लो कि क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं इनकम्प्लीट मोल में, तो वो आपको याद रखना है कि इनकम्प्लीट मोल के अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो 69 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 69 क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसके अंदर, बस इतना याद रख लो। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि एक्चुअली में जो बेबी है ना वो तो बनेगा, क्यों भाई, मैटरनल भी है और पैटर्नल भी है, मतलब पिता से भी क्रोमोसोम है और माता से भी क्रोमोसोम है, लेकिन फीटस बनेगा तो सही दोस्तों, लेकिन उसका ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फीटस तो बनेगा लेकिन साथ में क्या बन जाएंगे दोस्तों, बहुत सारे वेसिकल्स बन जाएंगे। इस प्रकार के मोल को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इनकम्प्लीट मोल के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इनकम्प्लीट मोल के नाम से जानते हैं, कि फीटस प्रेजेंट तो रहता है, फीटस प्रेजेंट तो रहता है इसके अंदर, लेकिन ज्यादा टाइम तक वो जीवित नहीं रहता। क्यों, क्योंकि बाकी के जो वेसिकल्स उनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है, तो ट्रोफोब्लास्टिक क्या हो रहा है इसके अंदर, प्रोलिफरेशन हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट हो रही है, अपनी संख्या बढ़ा रही है और बढ़ाकर यूट्राइन कैविटी को फिल करने की कोशिश कर रही है, और साथ में क्या हो रही है दोस्तों, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, जैसे बाहर आ रही है, ठीक है। तो दोनों चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो दो ही चीजें बस ये याद रख लेना आपकी भाई, एक मोनोस्पर्मी एक बायोस्पर्मी है इसके अंदर, दो स्पर्म हो सकते हैं या एक स्पर्म से भी बन सकता है। क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, एज वाला तो फिर भी कम चांस है कि भाई कौन सी एज के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो दोनों में दिखते हैं, टीन एज के अंदर भी मिलते हैं और एडवांस एज में भी मिलते हैं। अगर 35 साल से ज्यादा हो गया तो भी मिलेगा, और 13 से 19 साल की फीमेल है उसके अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चन कम चांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रेटेड फॉर्म मोल में कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी पाई जाने के चांसेस होते हैं, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए का क्या होता है दोस्तों, ये प्रीकर्सर होता है। कोई भी विटामिन अगर उसको ऑप्टिमम हम टेम्परेचर दें और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, विटामिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्लांट सोर्स में बीटा कैरोटीन में लेते हैं, फिर बाद में हम इसको रेटिनोल, रेटिनल या रेटिनोइक एसिड के अंदर क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम है वो। चलो आ जाओ नेक्स्ट, इतना ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं। इसके बाद है दोस्तों इसका इंसिडेंस। तो इंडिया के अंदर लगभग एक होता है, ये कितने के अंदर, 400 प्रेगनेंसी के अंदर, 400 अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें एक क्या होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल पाया जाता है, तो है सही। फिलीपींस में कम होता है, ये 90 में एक होता है, ठीक है। और यूएसए में तो और भी कम होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो अमेरिका है उसके अंदर 2000 में एक पाया जाता है, ठीक है। तो कोई ज्यादा भी याद नहीं हो तो इंडिया का तो याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि 400 में क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब अगर मैं इन सबको लिखने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सही रहता है ये। ब्लीडिंग जो है दोस्तों वो प्रेजेंट रहती है लगभग 90% केसेस के अंदर ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग जो होती है दोस्तों वो पेनलेस ब्लीडिंग होती है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये ब्लीडिंग पेनलेस क्यों होती है दोस्तों। आपको दर्द कब होगा, मैं पूछूं आपको दर्द कब होगा, तो आप कहोगे कि सर मेरे सेल और टिश्यूज को अगर आप इंजरी करोगे तो मेरे को दर्द होगा। लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, प्रोलिफरेशन या डिजनरेशन, वो प्लासेंटा का हो रहा है या बेबी के पार्ट का हो रहा है, फीटस के पार्ट का हो रहा है। अब फीटस का जो पार्ट है वो मदर का पार्ट तो है नहीं, मदर के टिश्यूज तो है नहीं वो, ठीक है। तो उनके अंदर अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो मदर को कोई पेन नहीं होगा, क्योंकि मदर की कोई भी नर्व उससे डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है। और पेन का करवाने का कारण नर्व होती है, तो नर्व नहीं जुड़ी हुई तो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है 90% केसेस के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कलर, एक क्वेश्चन आता है कि ये पैटर्न किस में पाया जाता है, तो पैटर्न का नाम लिख लेना, व्हाइट करंट इन रेड करंट जूस, व्हाइट करंट इन रेड करंट जूस। मतलब वेसिकल से निकलते हैं, वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है वो व्हाइट कलर का होता है, और जो टिश्यूज से जो ब्लड निकलता है दोस्तों वो कैसे निकल कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो दोनों कलर बाहर आते हैं, रेड और व्हाइट, और साथ में कुछ वेसिकल्स आते हैं जो करंट कहलाते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, व्हाइट करंट इन रेड करंट जूस के नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक है। देखो
व्हाइट करंट इन रेड, ऐसे वेसिकल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और कैविटी क्या हो जाती है दोस्तों, फिल हो जाती है। देखो अब थोड़ा सा दिखा होगा और दिखाता हूँ, ये वाला देखो, ये वाला देखो आप, इसके अंदर अगर आपको दिख रहे होंगे कि ये वेसिकल्स बनी हुई हैं, तो ये व्हाइट है, ये यहाँ पर टिश्यूज है, ये रेड दिख रहे हैं, तो इसे हम व्हाइट करंट इन रेड करंट जूस के नाम से हम इसे जानते हैं। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है दोस्तों, एससीजी। एससीजी जो हार्मोन है ना दोस्तों, इसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ध्यान रखना, कंप्लीट मोल में ज्यादा मिलेगा या इनकम्प्लीट मोल में, ठीक है, बताओ कंप्लीट मोल में इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा या इनकम्प्लीट मोल में ज्यादा देखने को मिलेगा, ये बताना है आपको दोस्तों। कंप्लीट मोल में एससीजी ज्यादा होगा, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट से भी ज्यादा हो सकता है। कंप्लीट मोल के अंदर 10,000, क्यों? क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट जो सेल होती है वही तो बनाती है ना, और इनकम्प्लीट में लगभग 5,000 से ज्यादा होता है। अभी समझाता हूं। एक्चुअली में जो ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है ना, जो मैंने आपको बताया बाहर वाली जो लेयर होती है वो ट्रोफोब्लास्ट होती है। उसे ट्रोफोब्लास्ट लेयर भी दो प्रकार की होती है, एक बहुत बाहर वाली जो जिसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती है, कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसे हम सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। जो किसी ने नहीं पढ़ा वो ध्यान रखना, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल फैक्ट्री किसे कहते हैं, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये ऐसी लेयर होती है जो बहुत सारे हार्मोन्स क्या करती है दोस्तों, सीक्रेट करती है आपके। तो ये एससीजी लेयर ट्रोफोब्लास्ट ही बना रहा है। अब एक बात बताओ, कंप्लीट मोल में ज्यादा ट्रोफोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन हो रहा है या इनकम्प्लीट मोल में? तो आपको सर इनकम्प्लीट मोल में तो बेबी भी बन जाता है, वो थोड़ी सी जगह घेरता है, लेकिन कंप्लीट मोल में पूरी यूट्राइन कैविटी क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। तो कंप्लीट मोल के अंदर ट्रोफोब्लास्ट ज्यादा होने के कारण एससीजी का लेवल बढ़ेगा। इसलिए ध्यान रखना कि इसके अंदर एससीजी का लेवल है दोस्तों ज्यादा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ज्यादा देखने को मिलता है, एससीजी का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कंप्लीट मोल के अंदर, ठीक है। पेन की हमने बात कर ली है तो इसको छोड़ो अभी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यूट्रस की। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि फंडल हाइट बढ़ेगी या कम होगी, तो दोस्तों बड़ी अचंभे की बात है कि इसके अंदर दोनों ही चीजें होती हैं। फंडल हाइट इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है। फंडल हाइट इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। कल की क्लास में पढ़ा था कि इसमें इंक्रीज होती है, उसमें लिखा था, लेकिन इसमें डिक्रीज भी होती है। कैसे, मैं बताता हूँ। कंप्लीट अगर मोल बना ना दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर ज्यादा जगह घेरते हो, क्योंकि ज्यादा प्रोलिफरेशन होता है। जितने नॉर्मल में बॉडी टिश्यूज बेबी बनाता है ना, उससे ज्यादा क्या होगा, सेल टिश्यूज बनेंगे, तो उसके कारण प्रोलिफरेशन होगा, और इसके कारण से फंडल हाइट क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी। जितनी जेस्टेशनल एज पे होनी चाहिए उससे ज्यादा होगी, किसमें, कंप्लीट मोल में। लेकिन दोस्तों अगर हम इनकम्प्लीट मोल की बात करें, तो इनकम्प्लीट मोल के अंदर क्या होता है, फंडल हाइट जो होती है ना वो क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि फीटस जो होती है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, फिटस की कम ग्रोथ होती है, तो इसके कारण से ऐसा माना जाता है कि इनकम्प्लीट मोल के अंदर फंडल हाइट क्या होती है दोस्तों, कम होती है। तो दोनों के अंदर चेंज होता है, ज्यादा भी होती है और कम भी होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इलास्टिसिटी थोड़ी सी इसकी बढ़ जाती है, एमनियोटिक सैक बनती नहीं है। एमनियोटिक सैक नहीं बनने के कारण जो यूट्रस है दोस्तों उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, आपको एक इमेज पैटर्न दे दिया, ये यूएसजी दे दिया आपको, ठीक है। लाइट बंद कर देता हूं एक बार। ये यूएसजी दे दी और आपको क्वेश्चन है कि एक फीमेल आई है आपके पास और एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसकी 12 वीक की प्रेगनेंसी है। उसका एससीजी जो लेवल है वो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। और उसका जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, सोनोग्राम है दोस्तों, यूएसजी है, वो ये शो कर रहा है। तो बताओ कि वो फीमेल है, किस चीज से क्या कर रही है दोस्तों, सफर कर रही है। तो ऐसे मत सोचना कि नर्सिंग है तो कुछ नहीं आता। तो ध्यान रखना, ये जो अपीयरेंस है दोस्तों, ये वेसिकल्स को दिखा रहा है। इसमें दो ही कलर दिख रहे हैं बस। ये एकदम सबसे ज्यादा जो कलर दिख रहा है, क्या दिख रहा है दोस्तों, व्हाइट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? व्हाइट कलर दिख रहा है ये। अब ये व्हाइट जो कलर है, अब व्हाइट जो कलर है दोस्तों, इस व्हाइट कलर के कारण क्या होगा कि पूरा अपीयरेंस ऐसे लगेगा यूएसजी में जैसे बर्फ पड़ रही हो, ठीक है। ये नीचे की तरफ वेसिकल्स होने के कारण, व्हाइट वेसिकल्स होने के कारण पूरा यूएसजी में व्हाइट ही व्हाइट दिखाई देता है। इसे हम स्नो स्टॉर्म, जैसे कि बर्फ का क्या आया हुआ हो दोस्तों, तूफान आया हुआ हो। कैसे लग रहा है? जैसे बर्फ का क्या आया हुआ हो, तूफान आया हुआ हो। या इसे हम स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, बर्फ का तूफान। तो सिंपल से दो क्वेश्चन मैंने आपको भी बताए हैं, सिंपल दोनों क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों कि व्हाइट करंट इन रेड करंट जूस किसमें होता है और जो स्नो स्टॉर्म जो अपीयरेंस होता है वो किसमें होता है,
ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, कोई आपको ज्यादा देखने की जरूरत इसमें है नहीं। कारण क्या है इसका? वेसिकल्स। वेसिकल्स इसका क्या है दोस्तों? कारण होता है। ब्लीडिंग होने के कारण, वैसे ब्लीडिंग जो होती है ना वो स्लाइट होती है, ठीक है, स्लाइट ब्लीडिंग होती है, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, इसमें ध्यान रखना। और क्योंकि फ्लूइड जो है वेसिकल्स वो ज्यादा है दोस्तों, लेकिन फिर भी स्किन कलर ब्लीडिंग होने के कारण क्या हो सकती है दोस्तों? पेलर हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है? पेलर हो सकती है, पीली पीली स्किन। अब इसके हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं दोस्तों कि इसका हम कौन सा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर दो चीजें दे रखी है भाई। कंफर्मेटरी टेस्ट में आप क्या करोगे और अदर्स में क्या करोगे दोस्तों। तो इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यूएससी करवाएंगे साथ में, और यूएससी के साथ में हम बीटा एससीजी टेस्ट करेंगे, हार्मोन्स भी बढ़ा हुआ मिलेगा और अल्ट्रासोनोग्राफी भी करेंगे। तो दोनों चीजें से हमें क्या पता चल जाएगा दोस्तों कि हाइड्रेटेड फॉर्मोल है या नहीं है, उससे हम इसका क्या लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं अदर्स? जैसे कोल्डोसेंटेसिस किया जा सकता है, कोल्डोसेंटेसिस। एक्चुअली में जो ये यूट्रस है और ये क्या है दोस्तों? आपका रेक्टम है, इन दोनों के बीच में ये स्पेस होता है, इसे हम पाउच ऑफ डगलस या कूल डे सैक के नाम से जानते हैं। कूल डे सैक या पाउच ऑफ डगलस, ये एक डिपेंडेंट पार्ट होता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी मान लो एक जगह है और वहां पर कोई गड्ढा हो, ठीक है, ये जगह है और यहाँ पर गड्ढा हो, तो पानी जहां भी आएगा ना, बारिश होगी कुछ भी होगा, तो वो यहाँ पर आके क्या होगा? कलेक्ट होगा। तो जो फीमेल है ना, ज्यादातर उसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों ब्लीडिंग हो, ठीक है, इंटरनल की बात कर रहा हूँ, इंटरनल ब्लीडिंग को कुछ भी होता है तो यहाँ पर आके क्या होती है? चीजें क्या होती है? कलेक्ट होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर इसके अंदर कुछ कलेक्ट हो रहा है, ब्लड ब्लड तो नहीं है, तो उससे हम क्या लगा सकते हैं दोस्तों? इसका पता लगा सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाता है? अदर टेस्ट के अंदर हम कोल्डोसेंटेसिस भी करवा के देख सकते हैं, या फिर सिर्फ अलग से एससीजी टेस्ट भी करवा के देख सकते हैं। बीटा एससीजी का लेवल इसमें क्या मिलेगा दोस्तों? आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, तो काफी बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब बीटा एससीजी बढ़ा हुआ मिल गया तो उसके कारण क्या हो सकती है दोस्तों? वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो इसके कारण वॉमिटिंग भी इसमें क्या देखने को मिलती है? ज्यादा देखने को मिलती है, ये भी ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम? तो मैनेजमेंट में सिंपल सी एक लाइन लिखवाऊंगा, आपको ज्यादा इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो इसके मैनेजमेंट के अंदर आपको सिर्फ याद रखना है सक्शन इवैक्यूएशन करवाते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन, ठीक है। जो भी पार्ट है सबको बाहर निकालना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दो आएगा, सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन इवैक्यूएशन प्लस शार्प क्यूरेटाज, ठीक है, दोनों चीजें इवैक्यूएशन और क्यूरेटेज दोनों करेंगे हम। क्यूरेट का भी यूज करेंगे और सक्शन के द्वारा भी निकालेंगे, ठीक है, बाहर। तो यही इसका क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। तो ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत आपको पड़ी नहीं, मैं सिर्फ वही चीजें लिखवा रहा हूँ आपको जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि मैं हर चीज आपको बताऊंगा। क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा कि मोलर प्रेगनेंसी के बाद कम से कम कितने महीने तक प्रेगनेंसी को कॉन्ट्राइंडिकेटेड करना चाहिए, मतलब फीमेल को प्रेग्नेंट होने से मना करना है। तो 6 मंथ आएगा आंसर। कितना आएगा दोस्तों? 6 मंथ। इसके बाद ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद में भी हमें एससीजी टेस्ट करवाना पड़ता है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के बाद कोरियो कार्सिनोमा हो सकता है ना, उस कोरियो कार्सिनोमा से बचाने के लिए। तो जब तक कि दोस्तों नॉर्मल लेवल नहीं आ जाता ना, तो हमें इसका जो टेस्ट है वो वीकली करवाना पड़ेगा, हर सप्ताह हमें करवाना पड़ेगा टेस्ट। लेकिन जैसे ही नॉर्मल आ गया उसके बाद लगभग 6 महीने तक हमें क्या करवाना पड़ेगा? मंथली। उसके बाद हम क्या करवाएंगे? मंथली। तो अब देखो कितना सिंपल बन गया ना, ऐसे याद करना। एक क्वेश्चन वीकली बनेगा, एक का आंसर क्या बनेगा? मंथली बनेगा। और वैसे आप याद करते हो तो दिक्कत हो जाता है आपको, ठीक है। सिंपल सा वीकली और मंथली। नॉर्मल लेवल नहीं आ जाता जब तक वीकली, और नॉर्मल आ गया उससे 6 महीने तक कैसे करवाएंगे दोस्तों? मंथली करवाएंगे, ठीक है। बस एक लास्ट पढ़ लो। मान लो कि किसी को भी जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया हो गया, मान लो, ठीक है दोस्तों, मतलब कि मेटास्टेसिस हो गया, मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया, सिंपल से वर्ड में समझो। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर बन गया दोस्तों, तो उसकी सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? मेटास्टेसिस होने की, ठीक है। वहां से कहां पहुंचेगा वो? सबसे पहले तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट है लीवर है, ये लिख लेना, लीवर और लंग्स। चलो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, काफी टाइम हो गया हमें, लेकिन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए। ऐसे मान लो ये आपने एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा। सिंपल सा है दोस्तों। पहली बात है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन देखने को नहीं मिलता, हो सकता है कि किसी कंडीशन के अंदर हाइपरटेंशन जरूर देखने को मिल जाए। हाइपरटेंशन के कई सारे कारण रहते हैं। एक तो क्या है दोस्तों, बीटा एससीजी का लेवल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है,
तो हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ज्यादा होता है। एक क्या होता है दोस्तों, इस दौरान जो प्लासेंटल इनसफिशियंसी होगी, कुछ प्लासेंटा तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं, ब्लड की सप्लाई भी कम हो जाती है, तो वो सब भी क्या करवाते हैं दोस्तों। और एक पीआईएच के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वहां पर मैंने आपको लिखा था प्लासेंटल डिसऑर्डर इज द कोज ऑफ प्लासेंटल डिसऑर्डर इज द कोज ऑफ द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर आ गया प्लासेंटल कोज, तो उसके कारण तो पीआईएच में तो होता ही क्या है, हाइपरटेंशन होता है। तो हाइपरटेंशन तो देखने को कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, फीटल होगा तभी तो हार्ट रेट देखने को मिलेगी, तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई फीटल हार्ट रेट देखने को मिले, नहीं तो फीटल हार्ट रेट भी देखने को नहीं मिलती, तो डिक्रीज तो क्या मिलेगी। पेनलेस हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, बिल्कुल गलत है। टिश्यूज ही मदर के हैं तो पेन कहां से होगा, देखो कंसेप्ट याद रखा करो, रट लेते हो आप। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इसमें है, प्लासेंटा प्रीविया में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है, एब्डक्टिव प्लेसेंटा में शार्प है। भाई रटो मत, समझो हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये। आप इसको समझो कि भाई हाइड्रेट फॉर्म मोल में पेन होगा क्यों, जब मदर की टिश्यू इंक्लूड ही नहीं है, मदर की नर्व ही वहां पे नहीं जुड़ी हुई, तो क्यों होगा पेन। तो पेन लेस हो गई है, ठीक है। और हैवी नहीं होगा, हैवी तो तब होता है ना जब मदर के पूरे टिश्यू जुड़ जाए, मदर की ब्लड वेसल्स निकलने लग जाए, थोड़ा बहुत तो ब्लड पहुंचता है उसमें से वो निकलता है, तो हैवी नहीं होगा, स्लाइट होगा, पैची होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों, दैट विल बी अनयूजुअल यूट्राइन इनलार्जमेंट। तो मैंने आपको ये अच्छे से समझाया हुआ है, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखो कितना अच्छा ऑप्शन बनाया है इन लोगों ने, ये इसकी क्वालिटी दिखाता है किसी भी बुक की। अनयूजुअल है ये, अनयूजुअल का मतलब दोस्तों क्या बताना चाह रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि ज्यादा और कम, क्योंकि दोनों ही होते हैं। कंप्लीट के अंदर ज्यादा होगा, इनकम्प्लीट के अंदर क्या होगा दोस्तों, कम होगा, तो बताने की कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं। तो अनयूजुअल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड that was our disease that was so important for competitive exam, that is so important for competitive exam. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब ये तीनों ही जो अभी पढ़ लिया, दोनों भी पढ़े हैं, तीनों ही अभी तक पढ़े ना, वो भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक में हमने क्या पढ़ लिया, टोकोलाइटिक पढ़ा, इसके बाद सीवीएस पढ़ा, और एक हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट ये और भी इंपोर्टेंट है। A nurse is obtaining the health history from a client with a diagnosis of a ruptured tubal pregnancy. किस चीज की डायग्नोसिस है दोस्तों, ruptured tubal pregnancy की डायग्नोसिस है। At what point in the pregnancy does the nurse expect the client to state when the low abdominal pain and vaginal bleeding started? ठीक है, कि वो ये कह रही है कि कोई एक मदर है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि उसको क्या है दोस्तों, रैप्चर्ड प्रेगनेंसी हो गई है, ट्यूब क्या हो गई है दोस्तों, रैप्चर्ड हो गई है। एट वॉट पॉइंट इन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में से कौन सा टाइम है दोस्तों जब नर्स को ये एक्सपेक्ट करेगी वो कि भाई उस फीमेल को क्या होने लग जाएगा, एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्चुअली में जो एब्डोमिनल पेन और जो वेजाइनल ब्लीडिंग जो होती है ना, वो तब होगी, और रैप्चर जब होगी प्रेगनेंसी, जब क्या होगा, फीटस का थोड़ा सा साइज बढ़ेगा। तो वो जो साइज है ना, वो लगभग 6 वीक को प्रेगनेंसी पे बढ़ता है। लगभग 6 वीक की जब तक प्रेगनेंसी नहीं आती, जब तक ट्यूब्स क्या नहीं होती है दोस्तों, रैप्चर नहीं होती, क्योंकि इतना ज्यादा साइज होता नहीं है। तो इतना ज्यादा साइज नहीं होता ना, तो फिर इसलिए क्या होते हैं, कम चांसेस होते हैं। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो अबाउट द 6 मंथ। उसमें मैंने वो नहीं लिखा है आपको हिंदी, ये लिखा दिया, देखता हूँ 1 मिनट, शायद नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, लिख लो, जल्दी लिखो। एक बार मुझे कमेंट करके ये बताओ आप लोग कि ये जो शॉर्ट नोट्स बनवाता हूँ जो हिंदी में, ये बनवाने चाहिए या नहीं बनवाने चाहिए। एक तो आपको ये लगे कि सर टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, इससे आप लिखते हो ना तो बहुत टाइम लग जाता है। एक बच्चे से नहीं सर इससे ज्यादा समझ में आ जाता है, और हमारे को रिवाइज करने में क्या मिलता है, फायदा मिलता है। रिवाइज में टाइम नहीं लगता। बताओ, कमेंट करके बताओ आप मुझे। लिखो, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल में, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल में, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल में यूटेराइन अनयूजुअल ब्रैकेट में लिख लो, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अनयूजुअल यूटेराइन एनलार्जमेंट पाया जाता है, बस ठीक है, और ज्यादा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए नर्स इज ऑब्टेनिंग द हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ रैप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी। ठीक है, वही बात मैंने बता दी कि कब होगा, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे होगा। ठीक है, तो इसमें भी लिख लो कि लिखो रैप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी में, फिर मैं इसको पूरा समझाऊंगा। रैप्चर्ड ट्यूबल, और वैसे भी ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसे बाकी क्यों नहीं है ऐसे नहीं बता सकते। प्रेगनेंसी में
प्रेगनेंसी में ट्यूब लगभग 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जाकर रैप्चर होती है। 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर जाकर रैप्चर होती है। 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जाके क्या होती है? रैप्चर होती है। चलो पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है ना दोस्तों, उसका मतलब क्या है? सिंपल से एक लाइन मान लो कि नॉर्मल एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन होना, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन, बस एक लाइन। जहां नॉर्मल होता है उससे बाहर हो जाए कहीं भी तो वो एबनॉर्मल कहलाएगा। या यूट्राइन कैविटी से बाहर लिख सकते हो, आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी, बस। ज्यादा क्यों? टाइप्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितने टाइप की होती है? आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की टाइप बतानी है दोस्तों कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितनी टाइप की होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी सिंपल सी बात है भाई, एक यूट्रस के बाहर हो, एक अंदर हो। मैं कैविटी नहीं बोल रहा, मैं यूट्रस बोल रहा हूं। कहीं आपको सर उसमें आपने बताया कि कैविटी के बाहर है तो एक ही होना चाहिए, तो एक यूट्रस की कैविटी के बाहर हो, यूट्रस के बाहर नहीं, ठीक है। एक इंट्रा यूट्राइन, ये कैविटी की तो बाहर है, इंट्रा यूटेराइन ध्यान रखना, लेकिन यूट्रस के अंदर ही है तो इंट्रा यूटेराइन। तो एक्स्ट्रा यूटेराइन और दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों? इंट्रा यूटेराइन हो गया। एक्स्ट्रा यूटेराइन मतलब यूट्रस के बाहर, तो कहां होगा? ट्यूबल, ट्यूबल प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन। इसके अलावा कहां होगा दोस्तों? ओवरी, और थर्ड क्या आएगा आपका? एब्डोमन। तो ट्यूबल, ओवरी और एब्डोमन। इंट्रायूट्राइन यूट्रस के अंदर तो सर्वाइकल और सर्विक्स के अंदर होना, या फिर दोस्तों कॉर्नुअल, अभी बताऊंगा, या फिर दोस्तों एंगुलर, एंगुलर, या फिर सिजेरियन स्कार, सिजेरियन स्कार। इन सब में मोस्ट कॉमन कौन सी होती है दोस्तों? दिस इज मोस्ट कॉमन, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है, 98% से भी ज्यादा इसके चांसेस रहते हैं। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन होती है। अब देखो इसमें ट्यूबल हो गया, ओवरी हो गया, एब्डोमन हो गया। इधर देखो, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ये ट्यूबल के अंदर होगा, ये ओवरी के अंदर ही होने लग जाए, ये एब्डोमन के अंदर होने लग जाए, यहाँ पर सर्विक्स के अंदर होने लग जाए। ये देखो कॉर्नुअल और एंगुलर है ना, इनको बताने, इसको बता देता हूँ। सिजेरियन स्कार मतलब जहां पर सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, फिर वहां पर आपने फ्यूचर लगाए तो उस जगह पे क्या बन गए होंगे? स्कार बन गए होंगे, और उस जगह पे क्या हो जाए दोस्तों? इंप्लांटेशन हो जाए। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? इंट्रायूट्राइन ये, लेकिन सिजेरियन स्कार वाली जगह पे। अब दो आ गए, कॉर्नुअल और एंगुलर। देखो कॉर्नुअल और एंगुलर में क्या डिफरेंस है, ये देखो आप। यहां पर जहां से फैलोपियन ट्यूब निकलती है ना दोस्तों, उसकी एंट्रेंस के ऊपर अगर ये हो जाए ना, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? एंगुलर के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? एंगुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। लेटरल एंगुलर भी बोल सकते हैं, या एंगुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में से बोल सकते हैं, ठीक है। एक है दोस्तों कॉर्नुअल। तो कई बार जो यूट्रस है ना, उसके दो हॉर्न हो जाते हैं, ठीक है। यूट्रस जो है दोस्तों दो भागों में डिवाइड हो जाता है, इसे हम बाइकॉर्नुएट यूट्रस बोलते हैं। तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस के अंदर अगर इंप्लांटेशन हो रहा है दोस्तों एक कॉर्नुआ के ऊपर, तो फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉर्नुएट बोलते हैं। तो ये सिंपल में नहीं होता, ध्यान रखना, किस में होता है? बाइकॉर्नुएट यूट्रस में होता है। यूट्रस दो भागों में डिवाइड रहता है, दो कॉर्नुआ बन जाते हैं, दो हॉर्न से बन जाते हैं यूट्रस के, और वो दो हॉर्न बनने के कारण उस यूट्रस को क्या बोलते हैं? बाइकॉर्नुएट यूट्रस बोलते हैं। और उस बाइकॉर्नुएट यूट्रस में अगर इंप्लांटेशन हो रहा है दोस्तों, तो उसे हम किस नाम जानते हैं? कॉर्नुअल इंप्लांटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन कौन सा होगा दोस्तों? ट्यूबल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सीधा ट्यूबल प्रेगनेंसी पे आ जाते हैं। ट्यूबल प्रेगनेंसी जो होती है दोस्तों, मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। तो ट्यूब के अंदर इंप्लांटेशन होना, बस फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होना दोस्तों? इंप्लांटेशन होना, ज्यादा डिटेल नहीं, एक लाइन, क्योंकि शॉर्ट नोट्स की तरह लिखना है आपको, बस के एग्जाम में पढ़ो एक लाइन। फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांटेशन हो रहा है, क्या कहलाएगा? ट्यूबल प्रेगनेंसी कहलाएगा। अब क्वेश्चन आते रहेंगे, दमादम आएंगे अब आपके सामने क्वेश्चन। पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब अकॉर्डिंग टू लेंथ, पहला क्वेश्चन देखो। फैलोपियन ट्यूब जो होती है दोस्तों, उसके 4 पार्ट होते हैं, शायद आपको किसी को बताने की इसमें जरूरत नहीं होगी। पहला जो पार्ट होता है दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम इंटरस्टिशियल और या इंट्राम्यूरल कहते हैं, इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं इसे हम। दूसरा जो पार्ट होता है दोस्तों, इसे हम इस्थमस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? इस्थमस।
तीसरा जो पार्ट होता है दोस्तों, इसे हम एम्पुला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एम्पुला के नाम से जानते हैं। और चौथा जो पार्ट होता है जिसके अंदर फिम्बरी पाई जाती है, इसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? इनफंडिबुलम कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो सबसे बड़ा पार्ट आएगा दोस्तों एम्पुला। लगभग 5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। उसके बाद में कौन सा होता है दोस्तों? तो उसके बाद में आपका होता है इस्थुमस। इस्थुमस जो होता है उसकी कितनी होती है? लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद में आती है दोनों इंटरस्टिशियल और इनफंडिबुलम। इंटरस्टिशियल और इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम दोनों की कितनी होती है? 1.25 और 1.25 होती है। दोनों साथ आएंगे। तो साइज के अकॉर्डिंग आपसे वो पूछ सकता है, वो लेंथ के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, भाई फैलोपियन ट्यूब की लेंथ के अकॉर्डिंग बताओ। तो 4 भागों में बांट देना। एम्पुला 5 सेंटीमीटर, इस्थुमस 2.5 सेंटीमीटर, इंटरस्टिशियल 1.25 और इनफंडिबुलम 1.25, दोनों सेम होती हैं। टोटल लेंथ पूछे तो 10 सेंटीमीटर। चलो पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत कम को आता है। अकॉर्डिंग टू डायामीटर, डायामीटर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डायामीटर किसका होगा दोस्तों? तो वो एम्पुला का होगा। एम्पुला। इसमें आएगा इन इज इंटरेस्ट, यहाँ आएगा इंटरस्टिशियल, इन इज इस्थेमस, और यहाँ आएगा इनफंडिबुलम, AMSL। देखो शुरू के जब अक्षर बराबर हो जाए ना, देखो आप इसमें आई से याद नहीं रख सकते। अगर आप सोल्ड ट्रिक भी बनाना चाहो ना कि भाई इधर भी आई आ गया, इधर भी आई आ गया, इधर भी आई आ गया, तो क्या सोल्ड ट्रिक बनाओगे? तीनों ही आई हो गए। 2 अक्षर भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ भी इन आ गया, यहाँ भी इन आ गया। तो ऐसी कंडीशन में सोल्ड ट्रिक बनानी हो ना तो लास्ट अक्षर ले लिया करो आप। क्या ले लिया करो? लास्ट का। तो इसमें A आता है लास्ट में, इसके अंदर M आता है, इसके अंदर S आता है और इसके अंदर L आता है। 2 ट्रिक बताऊंगा आपको याद रखने की, तो आप ऐसे याद रख लो AMSL। ठीक है, AMSL ऐसे याद रख लो। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अब दूसरी ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये साइज के अकॉर्डिंग, सॉरी डायमीटर कितना, मतलब चौड़ाई, सबसे ज्यादा चौड़ाई किसकी होगी दोस्तों? एम्पुला की होगी। एम्पुला इज द मोस्ट कॉमन साइट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की साइट भी कौन सी होती है दोस्तों? यही होती है। और मोस्ट कॉमन साइट पूछे वो भी कौन सी होती है आपकी? एक्टोपिक की भी यही होती है। अभी इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा आपको। अब इसका फ्यूचर, भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी भी फीमेल को हो गई ना तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? तो 3 कंडीशन हो सकती है दोस्तों। क्या तो क्या होगा कि भाई अबॉर्शन हो जाएगा, या फिर ट्यूब क्या हो जाएंगी दोस्तों? रैप्चर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रैप्चर हो जाएंगी। या फिर वो प्रेगनेंसी क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। लेकिन कंटिन्यू जो हो रहा है ना वो रेयरेस्ट होती है। क्या होती है? रेयरेस्ट होती है कि भाई प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाए। अबॉर्शन मतलब वो पार्ट बाहर निकल जाए, ब्लीडिंग हो और बाहर निकल जाए ट्यूब के रैप्चर होने से पहले पहले, तो उसे हम किस नाम जानेंगे? अबॉर्शन के नाम जानेंगे। और रैप्चर का मतलब क्या होगा दोस्तों? उसने ट्यूब को ही क्या कर दिया? रैप्चर कर दिया, रैप्चर्ड हो गई है। ठीक है, तो ये 3 इसके फ्यूचर हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, ये भी आपको ध्यान रखना। अब आ जाओ टाइप्स पे, ये इससे क्वेश्चन बनता है। आपको सीक्वेंस याद रखना है, चाहिए आप परसेंटेज मत याद रखो कि भाई किस में कितना, सबसे ज्यादा किस में होता है फिर किस में होता है। तो सबसे ज्यादा वही दोस्तों, सबसे पहले एम्पुला में, एम्पुला, फिर आपका इस्थेमस, फिर आएगा इंटरस्टिशियल, नहीं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, फिर इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। वहां पर सीक्वेंस सेम ही था, बस ये दोनों चेंज हुए थे डायमीटर के अंदर। देखो एम्पुला, इनफंडिबुलम इधर आ गया था और ये इधर चला गया था, बस वहां पर ये था। जो हमने डायमीटर देखा था ना, डायमीटर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, उसमें भी ये था एम्पुला, इनफंडिबुलम, इस्थुमस और फिर इंटरस्टिशियल था। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, वहां से यहाँ से क्या लेना। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है मैंने, मैं खुद याद रखने के लिए। अमेरिका, ए मतलब अमेरिका, इज इन इंटरेस्ट। देखो इज से इस्थुमस ही बनेगा, अब इन से 2 बनेंगे, इनफंडिबुलम भी बनेगा, इंटरस्टिशियल भी। लेकिन लास्ट का आपने क्या बोला? अमेरिका इज इन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट से तो इंटर जुड़ेगा ना, इंटरेस्ट से इंटर, तो इंटरस्टिशियल बनेगा। तो अमेरिका इज इन इंटरेस्ट, तो ये तो क्या आ गया दोस्तों? भाई सबसे ज्यादा कौन से पार्ट के अंदर होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और दूसरा दोस्तों ये पूछे कि अगर इनमें से भी ये पूछे कि भाई लगभग 55, 25 और 18, 2 इतना परसेंटेज भी होता है ये, है ना? ये लगभग 25 होता है, ये 25 होता है, ये 55, ये 25, 50, 70, 80, ये 18% होता है, ये लगभग 2% होता है। याद मत करना, कुछ जरूरी नहीं है, बस ये जरूर याद रखना मैक्सिमम किसमें। तो
अमेरिका से एम्पुला इज इन इंटरेस्ट। इस प्रकार से आप इसको क्या रख सकते हो दोस्तों, याद रख सकते हो। लेकिन एक नया क्वेश्चन बनने लग गया आजकल कि भाई कौन सी प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होंगे और किस में रैप्चर के। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले अबॉर्शन लिख लो, फिर रैप्चर लिख लो, फिर अबॉर्शन लिख लो, फिर रैप्चर लिख लो, बस। तो पहले अबॉर्शन फिर रैप्चर। अब आगे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल अबॉर्शन क्या आएगा, एम्पुला। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्पुला। मोस्ट लेंथी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एम्पुला। मोस्ट द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब दैट हैव द मतलब मैक्सिमम डायमीटर फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो सारों में फैलोपियन ट्यूब भी आंसर आ रहा है। कितने क्वेश्चंस बता दिए मैंने आपको, सारे याद रखने आपको। ठीक है, तो यहां पर ये याद रख लेना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आए दोस्तों कि लॉन्गेस्ट सर्वाइवल ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैं एक्टोपिक लिखा है यहाँ पे, ट्यूबल नहीं लिखा, यहाँ ट्यूबल लिखा है। भाई मतलब लंबे समय तक जी सकता है वो, मतलब बाद में प्रेगनेंसी क्या हो जाए दोस्तों, टर्मिनेट हो जाए, लेकिन लंबे समय तक सबसे ज्यादा चांसेस कब होते हैं कि भाई सबसे लंबा टाइम निकालेगी ये वाली, तो वो एब्डोमिनल होती है। कौन सी होती है, एब्डोमिनल। लेकिन ये आया कि लॉन्गेस्ट सर्वाइवल इन ट्यूबल प्रेगनेंसी, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों इंटरस्टिशियल। क्या आएगा, इंटरस्टिशियल। क्यों होती है इंटरस्टिशियल, भाई इंटरस्टिशियल इसलिए होती है क्योंकि ये है ना बिल्कुल पास है। इंटरस्टिशियल जो पार्ट है ये बिल्कुल यूट्राइन कैविटी के पास है, तो कुछ मात्रा में क्या ले लेता है, ये न्यूट्रिशन ले लेता है, तो इसलिए कुछ समय तक क्या रह सकता है दोस्तों, ये जीवित रहता है। ठीक है, ये रीजन होता है इसका। और एब्डोमिनल के अंदर स्पेस मिल जाता है उसको। एक क्वेश्चन आता है लिस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है दोस्तों सबसे कम साइट, सबसे कम लिस्ट कॉमन साइट है किसकी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ईटियोलॉजी आ जाओ। इसकी ईटियोलॉजी बहुत सिंपल है। अगर ऑप्शन में आता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यही आंसर आएगा। लेकिन अगर दोनों दे रखे हैं तो फिर भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी दे रखी है और साल्पिंजाइटिस भी दे रखी है, तो अभी आंसर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज लिखना। फिर आप सेकंड क्या लिख लेना दोस्तों, साल्पिंजाइटिस। लेकिन अगर पीआईडी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो फिर क्या लिखोगे आप, साल्पिंजाइटिस। और थर्ड लिख लेना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। बस ये ईटियोलॉजी याद करनी है। मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछ लें तो क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया, ये भी ध्यान रख लेना। क्वेश्चन बन रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, ऐसे नहीं कि उलझा के नहीं रखूंगा। एक्टोपिक ट्राइड, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टोपिक ट्राइड है। आप सोचोगे सर बोल क्या रहे हो आप, खुद को ही नहीं पता कि आपको। देखो एमेनोरिया आ गया, क्या लिख दिया मैंने, एमेनोरिया। ये लिख दिया मैंने वेजाइनल ब्लीडिंग। आपको सर यहाँ पर एमेनोरिया भी लिख दिया, फिर वेजाइनल ब्लीडिंग भी लिख दिया, आप कैसी बात कर रहे हो। और पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर लैटरल एब्डोमिनल पेन। अब इसको अच्छे से समझाऊंगा पेन को। तो देखो दोस्तों, शुरू में प्रेगनेंसी हुई है, अब भाई जब फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, एसिडी बनने लग गया, प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, एमेनोरिया रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी क्या नहीं रह पाएगी, कंटिन्यू नहीं रह पाएगी, और एससीजी का जो लेवल है ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एससीजी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो एससीजी का लेवल कम होगा ना, तो उसके कारण से प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो फिर जो एंडोमेट्रियम, क्योंकि वो ट्यूब के अंदर है, वो कहाँ पे है, ट्यूब के अंदर है, और एंडोमेट्रियम कहेगी मेरा कोई काम ही नहीं है, तो एंडोमेट्रियम क्या होने लग जाती है दोस्तों, बाहर सेड ऑफ होने लग जाती है, बाहर निकलने लग जाती है। तो वेजाइनल ब्लीडिंग बाद में होती है, शुरू में क्या रहता है, एमेनोरिया रहता है, और यहाँ पर लोअर लैटरल एब्डोमिनल पेन। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि एमेनोरिया भी लिख दिया और वेजाइनल ब्लीडिंग भी लिख दिया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो सर दोनों चीजें कैसी होंगी, क्या तो एब्सेंट रहेगा, लेकिन ये स्टार्टिंग में पाया जाता है, ये बाद में पाया जाता है। तो फीमेल जो आएगी ना, दोनों सिम्टम बताएगी, आपको शुरू में बताएगी मेरे को एमेनोरिया भी था, और बाद में क्या बताएगी दोस्तों, आपको वो वेजाइनल जो ब्लीडिंग है उसके बारे में भी आपको बता सकती है कि मुझे क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कि जो पेन है ना, उसकी बात करते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं पेन से। पहला तो पेन है कैसा, तो पेन जो होता है ना दोस्तों, वो लैटरल पेन होता है। लैटरल मतलब एक साइड में होता है, सडन होता है, इंटेंस होता है, या फिर नाइफ लाइक पेन होता है। सारे याद रखना, नाइफ लाइक पेन मतलब कि एक साइड, लोअर एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमेन, सारी चीज होगी, मतलब एब्डोमेन में होगा, लेकिन एक साइड होगा, चाहे इस साइड हो जाए चाहे इस साइड हो जाए, एक साइड होगा, पहली बात। दूसरा एकदम से होगा,
एकदम से आराम से बैठी, एकदम से पेन होने लग जाएगा, सडन, तेज, इंटेंस, मतलब तेज, लाइफ लाइक जैसे कोई चाकू से काट रहा हो ना, ऐसा पेन होता है। कहाँ होता है? लोअर एब्डोमेन में, नीचे की तरफ होगा, लोअर एब्डोमेन के अंदर होगा। लेकिन लोअर एब्डोमेन में कौन सी साइड में होगा? लेटरल साइड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। रीजन ऑफ पेन क्या है दोस्तों? एक तो फैलोपियन ट्यूब की क्या हो रही है? स्ट्रेचिंग हो रही है। फैलोपियन ट्यूब की क्या हो रही है दोस्तों? एक तो स्ट्रेचिंग हो रही है कि भाई फैलोपियन ट्यूब स्ट्रेच हो रही है। और दूसरा जो इसका रीजन है वो क्या है कि ये पेरिटोनियम को क्या करती है? इरिटेट करती है। पेरिटोनियम को क्या करती है दोस्तों? ये इरिटेट करती है। ब्लड मान लो कलेक्ट हो गया अगर पेरिटोनियम के अंदर हो, या उसको इरिटेशन कोज करवाती है पेरिटोनियम की, तो उसके कारण क्या देखने को मिलता है? पेन देखने को मिलता है। फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रेचिंग और जो पेरिटोनियम जो लेयर है वो उसका इरिटेशन करती है। पेन रेडिएटिंग टू, पेन कहाँ रेडिएट होता है दोस्तों? बहुत अच्छा आंसर है, शोल्डर। क्वेश्चन आएगा कि कहाँ रेडिएट होता है? शोल्डर में रेडिएट। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में भी होता है, लेफ्ट शोल्डर के अंदर, ध्यान रखना। यहाँ भी शोल्डर में रेडिएट होता है, जिस साइड होगा उस तरफ के शोल्डर में क्या होगा दोस्तों? वो रेडिएट होगा, ठीक है। और इसका भी जो रीजन माना गया है, ये डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन बताया गया है कि पेरिटोनियम इरिटेशन से जो इरिटेशन वो डायफ्राम तक बढ़ता है और वहां से जो नर्व की जो पेन है दोस्तों वो कोज करवाता है शोल्डर पेन। तो बस ये याद रखना कि भाई पेन होता कहाँ है? तो शोल्डर पेन होता है। इसके बाद इसमें और कुछ साइन देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आपको डायरेक्टली एक इमेज दे दे कि एक फीमेल है, ठीक है, और वो जो फीमेल है दोस्तों 12 वीक की प्रेग्नेंट है, और उस जो फीमेल है उसको वो पिछले 1 मंथ से एब्डोमिनल पेन की शिकायत कर रही है, और कुछ समय के बाद उसको वेजाइनल ब्लीडिंग होती है और उसको लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, और उसके अंदर ये साइन देखने को मिलता है। तो वो कौन सी डायग्नोसिस बनाओगे आप? क्या बनाओगे दोस्तों? डायग्नोसिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी बनाओगे। इसमें पेरिटोनियम ब्लड कलेक्ट होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि जो अम्बिलिकस है ना उसके चारों तरफ, लाइट बंद करता हूं एक बार, अम्बिलिकस के चारों तरफ क्या होने लग जाती है? ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लग जाता है। जैसे ब्लूइश कलर होता है ना, वैसे डिस्कलरेशन देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कुलेन साइन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कुलेन साइन के नाम से जानते हैं। कुलेन साइन जो है ना वो पैनक्रियाटाइटिस में भी देखने को मिलता है, ध्यान रखना। किसमें देखने को मिलता है? पैनक्रियाटाइटिस में भी देखने को मिलता है, शायद कोलेलिथिसिस में भी देखने को मिलता होगा, ठीक है, आप कंफर्म करना इसको। तो कुलेन साइन इसमें क्या होता है दोस्तों? देखने को मिलता है। तो सिंपल सा पूछ सकता है कि भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा साइन देखने को मिलता है? तो वो क्या आएगा दोस्तों? कुलेन साइन देखने को आता है, ठीक है। एक और आता है यूएसजी के अंदर, है ना, यूएसजी के अंदर, इसके अंदर दोस्तों एक साइन देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं फायर रिंग साइन। क्या बोलते हैं इसमें हम? फायर रिंग साइन बोलते हैं इसको। तो यूएसजी के अंदर एक्चुअली में एक रिंग सी दिखाई देती है, ऐसे देखो, आपको अगर दिख रहा हो तो यार रिंग सी बनी हुई है, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग। तो ये जो फायर रिंग है ना दोस्तों वो देखने को मिलती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? फायर रिंग साइन के नाम से जानते हैं, क्योंकि बेबी साइज बहुत कम होती है और वहीं पर पूरी जेस्टेशनल सेक होती है, उसी कारण से साइन देखने को मिलता है। तो इसे हम फायर रिंग साइन भी बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि आपसे फायर रिंग जो साइन है दोस्तों वो किस में देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो चॉइस है दोस्तों इसकी क्या होगी, आप क्या कराओगे? तो भाई ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवा लो। वहां पर आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के अंदर कोई चीज दिखाई नहीं देगी क्योंकि खाली है ना कैविटी, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। और साथ में आप क्या करवा लो दोस्तों? एससीजी के टेस्ट भी करवा लो। तो एससीजी और टीवीएस दोनों करवा लो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। लेकिन एक इससे भी अच्छा मेथड है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी से भी आप पता लगा सकते हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होता है इसलिए कम यूज करते हैं। ये सस्ता होता तो ये ज्यादा यूज करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ये, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड है तो यही बेस्ट, सबसे तगड़ा यही है, सबसे अच्छा यही है, बट महंगा होने के कारण इसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं कि भाई कुछ कंडीशंस में करवा लेते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो करवाएंगे, नहीं तो इससे काम चला लेते हैं। तो ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी और एससीजी का लेवल जो है दोस्तों उसे देखकर आप काम चला सकते हो, ठीक है। इसके बाद टेस्ट ऑफ रैप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, तो वो क्या करवाओगे? वही कुल्डोसेंटेसिस करवाएंगे हम। क्या करवाएंगे? कुल्डोसेंटेसिस। कुल्डोसेंटेसिस करवा के देख लेंगे। कुल्डोसेंटेसिस मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपको कि एक फीमेल है, वो आपके पास आती है और वो अपना जो हार्मोनल जो लेवल है ना उसकी रिपोर्ट लेके आई है एससीजी का, और उसका जो एससीजी का जो लेवल है दोस्तों उसके पास 2 रिपोर्ट हैं, जिसमें एक रिपोर्ट और 2 रिपोर्ट के बीच में जो अंतर है वो 48 आवर्स का है। दोनों रिपोर्टों के बीच में अंतर कितना है? 48 घंटे का अंतर है दोनों रिपोर्ट में। और एक जो रिपोर्ट है दोस्तों उसमें वो ये लेके आई है कि 3 रिपोर्ट हैं, 3 अलग अलग फीमेल है, ये मान लो, तीनों समझाता हूँ। एक फीमेल है, दूसरी फीमेल है और 3 फीमेल है। एक फीमेल जो रिपोर्ट लेके आई है ना उसमें पहली जो रिपोर्ट है उससे एससीजी का लेवल, जो दूसरी जो रिपोर्ट है जो 48 घंटे के बाद हुई है उसमें क्या हो जाता है दोस्तों? डबल हो जाता है,
ठीक है, क्या हो जाता है, डबल। एक जो फीमेल है दोस्तों वो ये रिपोर्ट लेके आई है कि उसका एससीजी का जो लेवल है, ठीक है, ये डबल हो गया मतलब बढ़ रहा है। यहाँ पर एससीजी का लेवल दोस्तों कम है, ठीक है, यहाँ एससीजी का लेवल नॉर्मल है, जितना प्रेगनेंसी में होना चाहिए उतना ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ एससीजी का लेवल है कम, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे क्या है दोस्तों, कम है। लेकिन 48 घंटे के बाद जब हमने करवाया ना, वो इंक्रीज हुआ है तो अभी भी कम, लेकिन इससे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जितना लेवल यहाँ पे आया था उससे क्या हो गया दोस्तों, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन डबल नहीं हुआ, बट नॉट डबल एंड लेस देन नॉर्मल, एंड लेस देन नॉर्मल। नॉर्मल से क्या है दोस्तों, वो ज्यादा है। और तीसरा क्या है दोस्तों कि एससीजी का टेस्ट लेवल आपने करवाया, वो लेवल जो था दोस्तों उसको 48 घंटे के बाद करवाया ना, तो लेस देन नॉर्मल आया, सॉरी वो मतलब इससे क्या हुआ, डिक्रीज आया, डिक्रीजिंग पैटर्न में आया, डिक्रीजिंग। यहां देखो मैंने क्या लिखा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीज हो रहा है। एससीजी जितना लेवल था 48 घंटे के बाद उससे लेवल क्या आ गया दोस्तों, कम आ गया। तीनों की डायग्नोसिस बतानी है आपको, ध्यान रखना। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर है ना, अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी देखोगे तो उस कंडीशन के अंदर एससीजी का जो लेवल है वो 48 घंटे के बाद आपको क्या मिलेगा दोस्तों, डबल मिलेगा। क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन है दोस्तों किसकी, एक्टोपिक की। ये कंडीशन किसकी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की है, कि एससीजी का लेवल कम रहता है। भाई कम क्यों रहेगा, ये रीजन सोचो। कम इसलिए रहेगा क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन कहां नहीं हुआ है, यूट्राइन कैविटी में नहीं हुआ है। तो जितनी ग्रोथ ट्रोफोब्लास्ट की होनी चाहिए थी, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एससीजी बना रही है, उतनी सेल नहीं बनेगी क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रहा, तो कम बनेगी, तो लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन एक्टोपिक में भी ग्रोथ तो करेगा, तो पहले से तो क्या मिलेगा दोस्तों, 48 घंटे के बाद ज्यादा लेवल मिलेगा, लेकिन नॉर्मल पे नहीं पहुंच पाएगा कि 48 घंटे बाद नॉर्मल चला गया। तो डिक्रीजिंग, ये क्या रहेगा, इंक्रीजिंग पैटर्न में रहेगा, मतलब बढ़ता तो रहेगा लेकिन नॉर्मल नहीं आ पाएगा। तीसरी जो कंडीशन उस फीमेल को दोस्तों अबॉर्शन है, उसको किसके चांसेस है, अबॉर्शन के। अबॉर्शन में क्या होगा, ऐसे जितना भी लेवल है उसका 48 घंटे के बाद में वो डिक्रीजिंग पैटर्न में मिलता रहेगा, कम ही होता रहेगा, ठीक है। और एक चौथा एक केस और ले लो, मतलब कि कोई फीमेल है उसका जो लेवल है वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा है एससीजी, ठीक है। तो क्या है, बस उसमें तो कुछ करना ही नहीं, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है उसको। तो एससीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी डायग्नोसिस बता सकता है। और ये जो बात बताई ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आज की पूरी क्लास की, कि आपको डिफरेंट करना आना चाहिए कि कौन सी डिजीज में एससीजी में क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद है दोस्तों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम मेडिकल और सर्जिकल दोनों मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट है ना हमें शर्त दे देता है, तभी हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर मेथोट्रिक्सेट यूज करते हैं। मेथोट्रिक्सेट जो ड्रग है दोस्तों वो यूज करते हैं, आईएम देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, आईएम देते हैं, लगभग 50 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग देते हैं। इसकी जो डोज होती है वो लगभग 50 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 50 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर शर्त है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करवा लोगे। एक तो दोस्तों जो ओवम है ना, उसकी जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि साइज बढ़ गई और आप फिर भी करवा रहे हो, नहीं करवा सकते। 4 सेंटीमीटर से साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसके अलावा अनरैप्चर्ड होनी चाहिए, रैप्चर्ड नहीं होनी चाहिए। रैप्चर्ड करवाने के बाद कोई फायदा नहीं है, क्या करोगे आप, अनरैप्चर्ड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मदर जो है ना दोस्तों वो क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए हीमोडायनेमिकली, मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल वो उसका क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और एससीजी का जो लेवल है ना वो 5000 से कम होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन है तो हम मेडिकल मैनेजमेंट के लिए सोच सकते हैं, नहीं तो मेडिकल मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है, ज्यादातर इसमें किया भी नहीं जाता। इसके बाद है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, 3 कंडीशन करते हैं। एक करते हैं हम लेप्रोटोमी, डायरेक्टली ओपन करेंगे एब्डोमेन को और सारा जो पार्ट है दोस्तों उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एक जो हम करते हैं दोस्तों वो है साल्पिंजेक्टोमी, साल्पिंजेक्टोमी। और एक है दोस्तों लीनियर साल्पिंजोस्टोमी, लीनियर साल्पिंजोस्टोमी। देखो इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं लेप्रोटोमी में तो, ठीक है। एब्डोमेन का इंसिजन बनाया, जैसे सीजन सेक्शन करते हैं ना उसी की तरह मान सकते हो आप, ठीक है। उसको कट किया हमने, कट करके फिर जो भी पार्ट है उसको निकाल लेंगे। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और आपको अच्छी अच्छी बुक में भी नहीं मिलेगा ये। साल्पिंजेक्टोमी और लीनियर साल्पिंजोस्टोमी में क्या अंतर है। साल्पिंजेक्टोमी में क्या करते हैं दोस्तों कि फैलोपियन ट्यूब को हम यहां से क्या करेंगे दोस्तों, कट करेंगे, जो कंसेप्शन के जो पार्ट है उनको आउट करेंगे और फिर वापस से क्या कर देंगे, यहां पर हम इंसिजन कर देंगे। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, साल्पिंजेक्टोमी के नाम से हम इसे जानते हैं। एक है दोस्तों साल्पिंजोस्टोमी, लीनियर साल्पिंजोस्टोमी। यहां पे हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालेंगे, कट लगाएंगे और इस कट को वापस से ओपन ही रहने देंगे, हम क्लोज ही नहीं करेंगे इसको। और जो बॉडी है ना वो अपने आप हीलिंग के द्वारा से क्या करेगी दोस्तों, क्लोज करेगी।
बॉडी खुद हीलिंग के द्वारा इसे क्या करेगी दोस्तों, क्लोज करेगी। क्यों करेंगे ये, एक्चुअली में कई बार जो क्लोज वाला जो कर रहे हैं हम, जिसमें साल्पिंजेक्टोमी कर रहे हैं, जिसमें फ्यूचर लगा रहे हैं, वहां एडिशन हो जाता है, ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है, एडिशन बन जाता है, तो फिर मदर है ना दोबारा से क्या नहीं हो पाती है दोस्तों, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इसको रोकने के लिए, इस एडिशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जब खुद हीलिंग होती है ना तब एडिशन नहीं होता, फाइबर टिश्यूज नहीं बनते, चिपकती नहीं है, ऐसे मान लो, ठीक है, वैसे चिपक जाती है, तो वो चिपकती नहीं है, इसलिए हम क्या करवाते हैं, लीनियर साल्पिंजेक्टोमी करवाते हैं। बहुत लंबा टाइम ले लिया इस चीज ने, चलो, लेकिन हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी है हमने। इसमें एक साइन और आता है, वो लिखा नहीं कहीं भी, एक साइन और आता है इसके अंदर, है ना, हो सकता है कि आपको एक चैंडलर साइन हो रहा था इसके अंदर। क्या आता है, चैंडलर साइन। चैंडलर साइन क्या होता है, जब सर्विक्स को जब टच करते हैं ना तो वो सर्विक्स क्या दिखाई देती है दोस्तों, हार्ड दिखाई देती है, ठीक है। अगर आपने सर्विक्स को क्या किया दोस्तों, टच किया, तो वो सर्विक्स को टच करने के कारण वो पेन फील होता है, मदर को क्या होता है, पेन फील होता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, चैंडलर साइन के नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि विच साइन और सिम्टम लीड्स टू, बस अब तो एक थोड़ा सा अबॉर्शन को बताऊंगा मैं, फिर उसके बाद ज्यादा नहीं है। विच साइन और सिम्टम्स लीड्स ए नर्स टू सस्पेक्ट दैट ए क्लाइंट हैज ए ट्यूबल प्रेगनेंसी। भाई इनमें से कौन सा ऐसा और साइन सिम्टम है जिससे ये पता लगेगा कि क्लाइंट को ट्यूबल प्रेगनेंसी है। पढ़ा दिया मैंने, ये सब कुछ। ये ए पेनफुल मास सेंटर्ड इन द एब्डोमेन, नहीं, इतना बड़ा मास ही नहीं बनता कि हम उसको फील कर पाएंगे, इतनी ग्रोथ ही नहीं हो पाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग फॉर 1 वीक, 1 वीक के लिए नहीं होगी, एक तो कंटिन्यूस रहेगी, एक क्रैम्पिंग फील नहीं होता है, सडन इंटेंस पेन फील होता है, ठीक है, और वो भी लोअर एब्डोमिनल की जगह क्या होता है, ए शार्प लोअर राइट और लेफ्ट एब्डोमिनल पेन दैट इज रेडिएटिंग टू द शोल्डर। देखो सारी बात बता दी इसने, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ल्यूकोरिया और डिसयूरिया जो होते हैं दोस्तों, ये वेजाइनल इन्फेक्शन को या फिर ब्लैडर के इन्फेक्शन को या किडनी से रिलेटेड होते हैं, ये इनका यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर इनकी दाल नहीं गलेगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी शार्प लोअर राइट और लेफ्ट एब्डोमिनल पेन। लिख लो, इसमें लिखो, अब तो आप लोगों को भी ये हिंदी वाला बनाना आ गया होगा बिल्कुल। इसमें लिख लो कि ट्यूबल प्रेगनेंसी में शार्प इंटेंस नाइफ लाइक लोअर राइट और लेफ्ट एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है जो कि शोल्डर तक रेडिएट होता है, देखने को मिलता है जो कि शोल्डर तक रेडिएट होता है, अभी लिखवा दूंगा मैं, जो पता है आपको दिख नहीं रहा, लो शोल्डर तक रेडिएट होता है, स्क्रीनशॉट ले लो, टेक इट स्क्रीनशॉट। अब 4 क्वेश्चन है, आपको पढ़ाऊंगा एक बारी और उससे चारों हो जाएंगे। आज हमने कई डिजीज पढ़ ली, मैं आपको आज अबॉर्शन में ना ईटियोलॉजी और उसको जो टाइप्स हैं सिर्फ वो पढ़ाऊंगा, बाकी की हम अगली कभी भी कोई क्लास आएगी ना उसके अंदर मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देख लो। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स असेस दिस क्लाइंट। कि एक नर्स है दोस्तों, केयर कर रही है क्लाइंट का स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए, तो जो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों जो नर्स को क्या करना चाहिए, असेस करना चाहिए। भाई कौन सा कॉम्प्लिकेशन आता है अबॉर्शन के अंदर, इनमें से हेमरेज आता है, डिहाइड्रेशन आता है, हाइपरटेंशन आता है, सब इन्वोल्यूशन आता है। तो हेमरेज में ब्लीडिंग यही कि अबॉर्शन में और क्या है, चलो बात करते हैं। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है कि WHO ये कहता है कि अगर 22 वीक से पहले, 20 वीक या मतलब 22 वीक या फिर 154 डेज से पहले अगर जो एम्ब्रियो या फिटस
एम्ब्रियो या जो फीटस है दोस्तों वो कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट रूप से क्या हो जाए दोस्तों, एक्सपेल हो जाए, क्या हो जाए, एक्सपेल हो जाए, या फिर क्या हो जाए दोस्तों, इसका डेमाइस हो जाए, क्या हो जाए, डेमाइस हो जाए। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। सिंपल से याद रखो कि 22 वीक से पहले अगर जो फीटस है उसकी डेथ हो जाए और उसके पार्ट जो है दोस्तों क्या तो उसके अंदर रहे या फिर उससे बाहर क्या हो जाए, एक्सपेल्ड आउट हो जाए। अंदर भी रह सकते हैं क्योंकि कंप्लीट अबॉर्शन भी अंदर रहते हैं, 3 अबॉर्शन भी अंदर रहते हैं, अर्ली फीटल जो डेमाइस उसमें भी अंदर रहते हैं, तो अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी। बस सिंपल सी लैंग्वेज समझो कि भाई 22 वीक से पहले या फिर 154 दिन से पहले अगर ऐसे हो रहा है दोस्तों तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। इंडिया में ये टाइम पीरियड है ना 20 वीक मानते हैं, क्या मानते हैं, 20 वीक मानते हैं। ये टाइम पीरियड एक्चुअली में पूरा डिपेंड करता है वायबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वायबिलिटी। तो जो वायबिलिटी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। कभी इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। जो फिटस है उसकी जो क्षमता होती है एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में जीने की, वो क्या कहलाती है, वायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, इंडिया मानता है कि अबॉर्शन 20 वीक तक भी है तो अबॉर्शन माना जाएगा। WHO के अकॉर्डिंग 22 वीक होता है, ध्यान रखना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, डेफिनेशन हो गई। अबॉर्टस का मतलब दोस्तों वही एम्ब्रियो या फीटस, एम्ब्रियो या फीटस जिसका क्या हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, उसे हम किस नाम से जानेंगे, अबॉर्टस के नाम से जानेंगे। उसे हम किस नाम से जानेंगे, अबॉर्टस का पीरियड के नाम से जानेंगे। टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया, WHO के अकॉर्डिंग कितना है, 22 वीक है या फिर 154 डेज है। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत अच्छा, मतलब यहां से आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी के अंदर सबसे पहला जो ईटियोलॉजी आता है दोस्तों, जेनेटिक फैक्टर आता है। और जेनेटिक फैक्टर के अंदर भी कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्या आता है दोस्तों, पहला क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी सबसे मोस्ट कॉमन कोज, सबसे मोस्ट कॉमन कोज। इस टाइम पीरियड में मैं ये बताना चाह रहा था, एक चीज और बताना चाहता हूं कि ज्यादातर जो अबॉर्शन जो होते हैं ना दोस्तों वो कब तक होते हैं, ये इसके अंदर मैं बताना चाह रहा था। तो ज्यादातर अबॉर्शन 75% जो अबॉर्शन होते हैं वो लगभग 16 वीक तक होते हैं, और उन 75% का भी 75% जो होते हैं वो 8 वीक तक होते हैं। तो कोई पूछे कि सबसे ज्यादा अबॉर्शन कौन से टाइम पीरियड में होते हैं, तो 8 वीक तक। 8 वीक तक क्या होते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा अबॉर्शन होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अबॉर्शन कितने पीरियड पे होते हैं दोस्तों, 8 वीक तक होते हैं। तो 75% का 75% निकाल लो, इतना परसेंट तो 8 वीक से पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो टोटल जो अबॉर्शन है उनके 75% 16 वीक में, और इस 16 वीक का भी 75% 8 वीक में, और 25% 8 से 8 वीक पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बताना चाह रहा था मैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जेनेटिक फैक्टर्स, सबसे मोस्ट कॉमन कोज आपसे पूछे कोई पहले नंबर पे तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। कई सारी क्रोमोसोमल क्या हो सकती है, इसकी एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जैसे कि दोस्तों पहला ट्राइसोमी। ट्राइसोमी जो है ना दोस्तों वो इसका क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन कोज हो सकता है। क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन कोज हो सकता है। कोई अगर हम सारी ट्राइसोमी को इंक्लूड कर लेना तो वो क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन कोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मैं पहले नंबर पे रखूं क्योंकि इसमें तो और भी सारी चीजें इंक्लूड होंगी, तो ये ट्राइसोमी को मैं यहाँ पे कहां रख दूंगा, दूसरे नंबर पे रख दूंगा। दूसरा मोस्ट कॉमन कोज क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ट्राइसोमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ट्राइसोमी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो आता है मोनोसोमी। ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के अंदर पहला और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में दूसरा, मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब कौन सा दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम। मोनोसोमी एक्स लिखा हुआ आएगा ना, मोनोसोमी या मोनोसोमी एक्स या फिर टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है दोस्तों इसका दूसरा मोस्ट कॉमन क्या होता है, कोज होता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों, इन सभी ट्राइसोमी में कौन सा ट्राइसोमी, ट्राइसोमी 16। कौन सा, ट्राइसोमी 16। ठीक है, ट्राइसोमी 16। तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जो होती है दोस्तों ये मोस्ट कॉमन कोज होती है। तो पहला देखो, अब इन तीनों को अगर इंक्लूड करेंगे तो सबसे ज्यादा तो क्रोमोसोमल ही होगी ना, तो सबसे ज्यादा पूछे तो क्रोमोसोमल। अगर ट्राइसोमी पूछे, सिर्फ ट्राइसोमी लिखा है तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, मोनोसोमी लिखा है तो तीसरा मोस्ट कॉमन कोज, ट्राइसोमी 16 लिखा है चौथा मोस्ट कॉमन कोज, चौथा मोस्ट कॉमन कोज। और दूसरा जो है दोस्तों इसका वो आता है आपका नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कोज जो आता है इसका वो आता है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। तो पांचवा मोस्ट कॉमन कोज क्या आ गया दोस्तों, आपका स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। जैसे कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस मतलब सर्विक्स जो होता है ना दोस्तों वो क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाता है। सर्विक्स लेबर के दौरान डायलेट होता है, लेकिन अबॉर्शन के कंडीशन में क्या होता है, सर्विक्स पहले क्या हो जाता है दोस्तों, डायलेट हो जाता है। डायलेट होगा तो फीटस पेट बाहर आएंगी,
तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के नाम से जानते हैं। और भी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी किस कारण हो सकता है, जैसे बाइकोर्नुएट यूट्रस, 2 हॉर्न होते हैं यूट्रस में, या फिर बाइसेप्टेट, 2 सेप्टेट बने हुए हों, तो बाइसेप्टेट यूट्रस, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल जो एब्नॉर्मलिटी है दोस्तों ये 5वें नंबर के ऊपर आती है। तो अब इस सीक्वेंस को है ना इसी प्रकार से याद करना पड़ेगा, इससे आपके कितने सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, अभी करवाऊंगा अभी आपको। देखो, पहला क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, दूसरा क्रोमोसोम, ये सारे इंक्लूड हो गए तीनों, तो ये सबसे ज्यादा बन ही जाएगा भाई, इसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये सबसे ज्यादा। फिर ट्राइसोमी, फिर मोनोसोमी, और ट्राइसोमी में कौन सी सबसे ज्यादा, ट्राइसोमी 16। ठीक है, तो ये हो गया, इसके बाद स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी हो गई। चलो अब क्वेश्चन करो, पहले क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन चेंज करूंगा सब में, मैं आपके लिए लिख के लाया हूं मैं सारे। ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन क्या होगा, ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों ट्राइसोमी, एक दे रखा है मोनोसोमी, एक दे रखा है ट्राइसोमी 16, और एक दे रखा है स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी। बताओ, टाइप करो भाई, ट्राइसोमी होगा, क्योंकि इसमें पहला जो दे रखा है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी वो दे नहीं रखा, अब क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी नहीं दे रखा तो फिर क्या आएगा इसका आंसर, ट्राइसोमी आएगा। दूसरा कौन सा है, मोनोसोमी, और तीसरे नंबर पे कौन सा, ट्राइसोमी 16 है यहाँ पर, और ये स्ट्रक्चरल चौथे नंबर पे है। यहाँ पर अगर हम इन सब में भी निकाले तो अब आ जाओ दूसरा, अब इस ऑप्शन में है ना उसने ट्राइसोमी हटा दिया, अब क्या आएगा आंसर, ये आएगा मोनोसोमी एक्स। क्या आएगा दोस्तों आंसर, मोनोसोमी एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि अब ट्राइसोमी 16 कौन से पे चला जाएगा, इसमें वो दे नहीं रखा। देखो आपको हाइपोथायराइडिज्म दे दिया, स्ट्रक्चरल ट्राइसोमी 16, तो यहाँ पर ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसोमी एक्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी कौन सी है, ट्राइसोमी, अच्छा इसमें मैंने चौथा ऑप्शन नहीं डाला, अच्छा ओ सॉरी ऑप्शन ही है ये ऑप्शन ही है, ए बी सी डी, कंफ्यूज। इसमें क्या आएगा, तो क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी आएगा, सीधी बात है, सबसे ज्यादा तो यही है ना, तो ये आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है, ट्राइसोमी 16, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी, हाइपोथायराइडिज्म, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। क्या आएगा, ट्राइसोमी 16 ही आएगा। तीसरे नंबर वाला ये आ गया ना, ये चौथे नंबर वाला था, जैसे 5वें नंबर वाला है ये, अगर क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी को पहला मानते तो ये 5वें नंबर वाला है, ये भी नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म इसका कोई लेना देना यहाँ पर था नहीं, मतलब होती है, चांसेस है, लेकिन उस हमारा जो सीक्वेंस है उसमें नहीं आ रहा। देख लो कितने क्वेश्चन एक साथ करवा दिए मैंने आपको। लो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन पढ़ना पहले, अब इसमें क्वेश्चन आ गया, मोस्ट कॉमन सिंगल क्रोमोसोमल डिफेक्ट। अब एक क्रोमोसोम के कारण डिफेक्ट हो रहा है, तो एक क्रोमोसोम तो मोनोसोमी है ना, एक क्रोमोसोम का मतलब किससे फर्क पड़ रहा है दोस्तों, एक क्रोमोसोम पड़ रहा है, तो मोनोसोमी है वो। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, मोनोसोमी। सिंगल है इसमें क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम नहीं होते, दो होते हैं ना, तो इसमें क्या है, सिंगल है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना, मोनोसोमी आएगा। मतलब 45XO होता है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है दोस्तों, कम होता है, तो इसे इसलिए किस नाम जानते हैं, मोनोसोमी के नाम से जानते हैं। तो सिंगल क्रोमोसोम ही पाया जाता है इसमें, एक्चुअली में एक ही क्रोमोसोम होता है इसके अंदर, एक्स, एक क्रोमोसोम जो है वो क्या रहता है, नहीं रहता, तो इसे 45XO भी बोलते हैं, सिंगल क्रोमोसोम डिफेक्ट है। चलो क्वेश्चन सीधा आएगा दोस्तों, एंडोक्राइनल कोजेज, एक आएगा ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैड साइकिल की 2 फेज होती है ना, एक फॉलिकुलर फेज और एक ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज के दौरान आपने पढ़ा होगा कि भाई कार्पस ल्यूटियम क्या बनाने लग जाती है, प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ल्यूटियल फेज में डिफेक्ट होने के कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा, और कम रहता है ना उससे ही फर्क पड़ता है आगे प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी के दौरान भी प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम मिलता है, और अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम मिलता है दोस्तों, तो प्रोजेस्टेरोन इज द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी का जो हार्मोन है दोस्तों वही अगर कम है तो अबॉर्शन तो होना ही है, तो उससे अबॉर्शन होगा। थायराइड से अगर आपसे कोई पूछे तो दोनों हाइपो और हाइपर दोनों थायराइडिज्म होते हैं भाई, हाइपो भी होता है और हाइपर भी होता है, दोनों याद रखना, हाइपो एंड हाइपर। नेक्स्ट लिखो, ब्लड ग्रुपिंग, तो जो हस्बैंड है दोस्तों उसका ब्लड ग्रुप जो है ए है, और जो वाइफ है उसका ओ हो। एक बार देख लेना इसको, है ना, चेक कर लेना कहीं उल्टा ना हो, ए और ओ को एक बार देख लेना, वैसे मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है और अगर वाइफ का ओ है तो ज्यादा चांसेस होते हैं अबॉर्शन के। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर है एक, ये क्या है, ये एक रिस्क फैक्टर है, तो एक बार इसको जरूर देख लेना। तो कई सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो अगर बॉडी में प्रेजेंट होंगी ना तो भी ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि दोस्तों एंटी एंटीबॉडी, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, फॉस्फोलिपिड एंटी, ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंट होती है तो भी क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। ड्रग्स भी होती हैं, जैसे लेड का यूज करो, आर्सेनिक का यूज करो तो भी ज्यादा चांसेस होते हैं। बैड हैबिट्स क्या होती है, बैड हैबिट्स स्मोकिंग करो या फिर क्या करो दोस्तों, एल्कोहल लो तो भी ज्यादा चांसेस होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस है उनमें भी, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा चांसेस होते हैं।
अब दो क्वेश्चन और, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन। अभी मैं आपको आगे जब टाइप पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि दो प्रकार का अबॉर्शन होता है दोस्तों। एक क्या होता है कि भाई एक बार होना, ठीक है, तो आइसोलेटेड या स्पोरेडिक बोलते हैं जिसको हम, और एक बार दो बार हो रहा है ना तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड कहलाता है। लेकिन 3 या उससे ज्यादा हो गया ना तो बार बार हो रहा है ना, तो बार बार होने को क्या बोलते हैं, रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। तो इसका जो कारण होता है ना दोस्तों वो क्या आएगा, तो इसका कारण आएगा सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। रिकरेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना, इसको जरूर ध्यान रखना। रिकरेंट अबॉर्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्विक्स क्या हो जाता है दोस्तों, डायलेट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शन, मतलब रिकरेंट तो है लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। आंसर रहेगा इडियोपैथिक। क्या आएगा दोस्तों, इडियोपैथिक, इडियोपैथिक। लेकिन क्वेश्चन है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन क्या आएगा दोस्तों, तो फिर वापस से आंसर क्या आ जाएगा, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी आएगा। ओवरऑल भी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस से मोस्ट कॉमन कॉज रिकरेंट अबॉर्शन का, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी यही है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर पूछता है तो क्या आएगा, कोई कारण हमें पता नहीं है इनका क्या है, इडियोपैथिक, नो रीजन। अब इसके बाद में लास्ट बस थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन हमारे सारे हो जाएंगे इससे, ठीक है। टाइप्स जो है दोस्तों उसको पढ़ लेते हैं एक बार हम। तो टाइप दो प्रकार का होता है ये, एक होता है दोस्तों अपने आप हो, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, या फिर इसे हम मिसकैरेज के नाम से भी जानते हैं, मिसकैरेज। दूसरा दोस्तों हम जानबूझ के करवाएं तो ये क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड जो अबॉर्शन है, पहले स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के कई सारे टाइप होते हैं। पहले तो दो टाइप स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के सुनो आप। स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन उसको हम दो भागों में बांटते हैं कि एक बार ही हुआ है, मान लो किसी को ये 2 बार हुआ है तो ये आइसोलेटेड या स्पोरेडिक कहलाता है, स्पोरेडिक या आइसोलेटेड। और बार बार हो रहा है तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे, रिकरेंट कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, रिकरेंट। और इन दोनों का ही आगे क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, दोनों का सेम क्लासिफिकेशन है। तो एक जो आता है दोस्तों पहला उसे हम बोलते हैं 3-टेंड अबॉर्शन, 3-टेंड। फिर आता है दोस्तों इनएविटेबल, इनएविटेबल। फिर आता है कंप्लीट, क्या आएगा, कंप्लीट। फिर आएगा इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। फिर आएगा दोस्तों अर्ली फीटल डेमाइस या साइलेंट अबॉर्शन, अर्ली फीटल डेमाइस, अर्ली फीटल डेमाइस या साइलेंट अबॉर्शन। और एक आएगा दोस्तों सेप्टिक अबॉर्शन, एक क्या आएगा आपका, सेप्टिक अबॉर्शन, ठीक है। एक बार इनको लिख लो, 3-टेंड, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ठीक है, साइलेंट अबॉर्शन, अर्ली फीटल डेमाइस, फिर एक है आपका सेप्टिक अबॉर्शन। दूसरा जो टाइप है दोस्तों इंड्यूस्ड, उसके भी 2 ही टाइप होते हैं। एक होता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और एक इसके अंदर भी सेप्टिक ही होता है। पहले इनकी टाइप बता देता हूं, ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सिर्फ टाइप से आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए उसके बारे में बात करेंगे। अगली कोई भी क्लास होगी उसमें मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा इनके बारे में, ठीक है। भाई सर्वाइकल ओएस क्या है वो सब बात बताऊंगी। सबसे पहले सुनो 3-टेंड अबॉर्शन। 3-टेंड अबॉर्शन मतलब थ्रीट दे रहा है, हमें धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है कि भाई अगर तुमने मेरे पे ध्यान नहीं दिया ना तो मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कंप्लीट रूप से मैं आ रहा हूँ। तो 3-टेंड का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन डज नॉट रीचेज टू द स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। मतलब उस स्टेज पे नहीं पहुंची है कि भाई प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सके। अगर आपने 3-टेंड अबॉर्शन में मतलब ध्यान दे लिया तो हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 3-टेंड अबॉर्शन के अंदर ब्लीडिंग भी क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, पेन भी बिल्कुल होता ही नहीं है, और होगा भी तो बैक पेन देखने को मिलता है, सर्वाइकल जो ओएस है वो भी क्लोज देखने को मिलता है, ठीक है। तो 3-टेंड अबॉर्शन मतलब क्या होगा कि अबॉर्शन का वो टाइप जिसमें प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन स्टार्ट हो जाती है लेकिन उस स्टेज पे नहीं पहुंचती कि भाई हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ही न कर सकें, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में लिखो, अबॉर्शन स्टार्ट हो गया और प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हमने ध्यान दे लिया तो बेड रेस्ट ये देकर हम बेड रेस्ट ये देते हैं, सब आगे बात करेंगे और अच्छे से। इनएविटेबल मतलब कि जिससे पलटा नहीं जा सकता है, जिससे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो अबॉर्शन की वो स्टेज इसमें अबॉर्शन स्टार्ट हो गया है और अब हमें अबॉर्शन पूरा कंप्लीट ही करवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम 3-टेंड की तरह हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। कंप्लीट अबॉर्शन ये बहुत बढ़िया अबॉर्शन है, पूरे पार्ट जितने भी पार्ट है दोस्तों, कंसेप्शन के जितने भी पार्ट है ना, सारे के सारे पार्ट क्या आ जाएंगे दोस्तों, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। कंसेप्शन के जितने भी पार्ट है, चाहे फीटस है, लेयर है, एमनियोन है, सब बाहर आ जाएंगे। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, कंप्लीट अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा दोस्तों इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, एक टर्म बताऊंगा मैं आपको, मेरे को याद आ गया, मैं भूल जाऊंगा, नहीं फिर मैं कई बार भूल जाता हूँ, ये बताऊंगा फिर बता नहीं पाता। रेसिडुअल कास्ट, इसके बारे में बात करेंगे। इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है दोस्तों कि कुछ पार्ट बाहर आ जाते हैं और कुछ पार्ट क्या रह जाते हैं, अंदर रह जाते हैं, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, इनकम्प्लीट। अर्ली फीटल डेमाइस या फिर इसे हम बोलते हैं दोस्तों साइलेंट अबॉर्शन भी बोलते हैं इसे हम।
इसमें क्या होता है दोस्तों कि फीटस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और फीटस डेथ होके कोई पेन नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कुछ फील नहीं होता मदर को, और अंदर ही फीटस क्या हो जाता है दोस्तों, डेथ रहती है और वहीं पर रहता है। और फिर बाद में मदर को जब पता लगेगा, जब उसके प्रेगनेंसी के जो साइन जो है ना वो वापस से क्या होने लग जाते हैं, रिग्रेस होने लग जाते हैं, वापस से जाने लग जाते हैं। मान लो उसकी फंडल जो हाइट है वो बढ़ रही थी, वो वापस से नॉर्मल होने लग गई, जो भी साइन आने लग गए थे वो सारे साइन प्रेगनेंसी के वापस चले गए। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम मिस्ड अबॉर्शन, अर्ली फीटल डेमेज या साइलेंट अबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं, इसे मिस्ड भी बोलते हैं, ठीक है, मिस्ड अबॉर्शन, साइलेंट अबॉर्शन। ये फीटस की डेथ हो गई है, अर्ली फीटल डेमेज मतलब फीटस की पहले क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। इसके बाद एक है लास्ट में दोस्तों सेप्टिक अबॉर्शन, मतलब अबॉर्शन के कारण क्या हो जाए दोस्तों, सेप्सिस हो जाए, उसे हम किस नाम जानते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। ये ऑटोमेटिकली होगा, यहाँ पे हम नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे अपने आप हो रहा है। लेकिन अगर किसी के द्वारा करवाया जा रहा है ना दोस्तों, अगर किसी के द्वारा करवाया जा रहा है तो फिर वो क्या कहलाता है, इंड्यूस कहलाता है। इंड्यूस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आता है और क्या आता है आपका, सेप्टिक, ठीक है। मतलब अगर इंड्यूस अबॉर्शन करवाने के कारण इन्फेक्शन हो गया तो दोस्तों से हम किस नाम से जानेंगे, सेप्टिक के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये सारे टाइप हो गए। अब हमारे चारों क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे और हमारे 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरे जो भी हैं वो सब करवा दूंगा। कभी इसके बारे में और डिटेल से आगे पढ़ा दूंगा मैं आपको अच्छे से, है ना। अब इसमें क्वेश्चन है दोस्तों कि भाई स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन किसी को भी हुआ है तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, भाई ब्लीडिंग होगी, हेमरेज होगा, और क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का ऐसा कोई साइन हमें नहीं दे रखा तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नहीं होगा। ब्लीडिंग अगर किसी को भी होती है ना तो उसके कारण हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, न कि हाइपरटेंशन। सब इन्वोल्यूशन, ज्यादातर सब इन्वोल्यूशन इतनी जल्दी नहीं होता है। सब इन्वोल्यूशन जो है ना दोस्तों वो टर्म डिलीवरी में ज्यादा देखने को मिलता है। भाई इतना ग्रोथ ही नहीं हुई है, इतनी ज्यादा साइन ही नहीं आए कि ज्यादा सब इन्वोल्यूशन नहीं हो, बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, वापस से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन टर्म प्रेगनेंसी में इतनी ज्यादा चेंजेस आई है, वहां तक पहुंची है, तो वहां पर ये चांसेस ज्यादा होते हैं। इस अबॉर्शन में बहुत कम चांसेस होते हैं सब इन्वोल्यूशन की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हेमरेज। तो लिख लो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का एक कॉम्प्लिकेशन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का एक कॉम्प्लिकेशन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का एक कॉम्प्लिकेशन हेमरेज भी होता है, हेमरेज भी होता। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बस चारों हो जाएंगे, अब कोई ज्यादा टफ नहीं है ना, शायद 10 मिनट भी नहीं लगेगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। भाई क्लाइंट को हो गया है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है। द क्लाइंट आस्क व्हाई स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अकर। क्लाइंट पूछ रहा है कि भाई स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन है ना वो क्यों होता है। तो द नर्स रेस्पॉन्ड दैट दे आर मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय, सबसे ज्यादा किसके कारण कॉज हो रहे हैं दोस्तों, ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी किस में आ रही है, एम्ब्रियो या फिटस में आ रही है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एम्ब्रियोजेनिक डिफेक्ट। उन्हीं को किस नाम से जानते हैं, जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है वो एक्चुअली में है क्या दोस्तों, एम्ब्रियोनिक इफेक्ट ही है। एम्ब्रियो के तो क्रोमोसोम है, वो मदर के थोड़ी क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम। तो एम्ब्रियोनिक जो डिफेक्ट है मोस्ट कॉमन कॉज होता है। कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट का नहीं पता चलता है, ऐसे कोई कॉज नहीं करता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अगर मान लो जो फिटस है उसका हार्ट नहीं बना, ठीक है, उसका हेड नहीं बना, तो उसके अबॉर्शन से क्या लेना देना है, तो अबॉर्शन में कोई लेना देना नहीं, तो ये नहीं होगा। स्ट्रेस के कारण, अनरिजोल्व स्ट्रेस के कारण हो सकता है, लेकिन इतने चांस नहीं होते कि भाई एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट से भी ज्यादा हो जाए। हमें दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो आसमान में मिलेगा, वो धरती में मिलेगा। इसमें मतलब फिजिकल ट्रॉमा के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया, मोस्ट कॉमन मैंने आपको रीजन बताया है, वो कॉन्जेनिटल एनोमलीज ही होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट। लिखो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट या मोस्ट कॉमन कॉज एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट या कॉन्जेनिटल लिखो, कॉन्जेनिटल क्या लिखा रहा हूं मैं, या लिखो इसमें आप लिखो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होता है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लो, एक क्लाइंट टेल्स ए नर्स इन द प्रीनेटल क्लिनिक, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल में याद रख लो, प्रीनेटल क्लिनिक, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। दैट शी हैज वेजाइनल स्टेनिंग बट नो पेन। देखो स्टेनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत कम ब्लीडिंग, लेस ब्लीडिंग, बट नो पेन, कोई पेन भी नहीं है। हर हिस्ट्री रिवेल्स एमेनोरिया, उसको एमेनोरिया था पिछले 2 महीनों से, ऑन प्रेगनेंसी कंफर्मेशन आफ्टर हर फर्स्ट मिस
पीरियड, और उसकी प्रेगनेंसी भी उसने क्या कर ली है दोस्तों, कंफर्म कर ली है। शी इज एडमिटेड टू द हाई रिस्क यूनिट, उसको हाई रिस्क यूनिट में एडमिट किया गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज सी मे बी हैविंग ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, क्योंकि चांसेस है कि उसको क्या हो सकता है दोस्तों, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है। तो इनमें से कौन सा अबॉर्शन आप सस्पेक्ट करोगे टाइप में? मैंने कहा कि ब्लीडिंग हुई है लेकिन बिल्कुल कम हुई है। देखो मिस्ड अबॉर्शन, भाई इसमें ब्लीडिंग ही नहीं होती, मैंने आपको बताया था कि मिस्ड है, साइलेंट है, पता ही नहीं चलेगा, तो यहाँ तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हुई है। इनएविटेबल, वो हैवी ब्लीडिंग होती है यहाँ पे। 310 अबॉर्शन के अंदर ब्लीडिंग होती है, पेन भी नहीं होता, पेन लेस होती है, ये होगा भी तो बैक पेन होगा, वैसा कोई पेन नहीं होगा। और दूसरा दोस्तों ब्लीडिंग जो होती है वो बिल्कुल क्या होती है, कम होती है। मैंने आपको बताया था बहुत ही कम स्टेनी ब्लीडिंग होती है, यहाँ पर स्टेन ही पड़ते हैं बस, स्टेनिंग ब्लीडिंग, ठीक है। और इसके बाद इनकम्प्लीट तो सबसे उसमें तो पार्ट ही निकल के आ जाएंगे, आधे पार्ट निकल के आ जाएंगे, तो ब्लीडिंग नहीं होगी। कितनी बहुत ब्लीडिंग होती है इसमें। तो इसमें सबसे कम ब्लीडिंग किसमें होती है दोस्तों, इन सब में सबसे कम होती है मिस्ड अबॉर्शन में, होती नहीं है, ठीक है। लेकिन 310 में थोड़ी बहुत होती है। देखो 310 अबॉर्शन में वेजाइनल स्टेनिंग ब्रैकेट में लिख लो, वेरी लो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग तथा कोई पेन देखने को नहीं, स्टेनिंग देखने को मिलती है, जो कि पेनलेस होती है, जो कि कैसी होती है, पेनलेस होती है। नेक्स्ट लिखो, बस अब छोटे छोटे बच रहे हैं दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए फ्यू आवर्स आफ्टर बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोसिस ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन। अब यहाँ पर इनएविटेबल है, अबॉर्शन स्टार्ट हो गया, वापस से कंटिन्यू नहीं कर सकते हम, अब प्रेगनेंसी को आपको टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। एक क्लाइंट एट 16 वीक जेस्टेशन बिगिंस टू एक्सपीरियंस बियरिंग डाउन सेंसेशन, उसको फीलिंग हो रही है कि भाई कोई चीज बाहर आ रही है, तो उसको बोलते हैं बियरिंग डाउन सेंसेशन। एंड सडनली एक्सपेल्स द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन बेड, और उसके जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है ना उसने क्या कर दिया दोस्तों, बाहर निकाल दिए। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, अब नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। ऐसी कंडीशन के अंदर ना आपको लगेगा कि भाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, उसने प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर निकाल दिए हैं दोस्तों। अब ब्लीडिंग के चांसेस, अगर यूट्रस सॉफ्ट हो गया ना, अगर यूट्रस सॉफ्ट है तो दोस्तों ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भाई क्या ट्रीटमेंट देना है, किस वे में ट्रीटमेंट देना है, वो ये डिपेंड करता है कि यूट्रस कितना फिर्म है या कितना सॉफ्ट है, और ये हम उसको बताएंगे। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, फंडस को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो हार्ड है या नहीं है। अगर वो हार्ड है तो एक्चुअली में थोड़ी देर में सारे पार्ट निकल जाएंगे और ब्लीडिंग भी इतनी नहीं होगी। लेकिन अगर वो सॉफ्ट है या बोगी है तो दोस्तों उसमें चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है, चांसेस बढ़ जाएंगे। तो नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे क्लाइंट के फंडस को। एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड सेडेटिव्स, यहाँ पर हमें ऐसा कोई इतना ज्यादा तेज बता नहीं रखा है, सिर्फ बियरिंग डाउन सेंसेशंस हैं, सीवियर पेन भी नहीं है, तो सेडेटिव्स देने की कोई जरूरत है नहीं। और दूसरा यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं, छोड़ो इसको। टेक द क्लाइंट टू द ऑपरेटिंग रूम, भाई ऑपरेटिंग रूम में ले जाने का जो डिसीजन है वो कौन लेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर लेगा ना। हम थोड़ी, हमें बता ही नहीं रखा भी कौन सी सर्जरी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों, डीएनसी कर रहा है, क्या कर रहे हैं, तो हम ये डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या जाएगा, चेक द क्लाइंट फंडस फॉर क्रिमिनल्स। लिखो, लोग कहते हैं ना कि कैसे होते हैं सिनेरियो बेस, ये सीन ये आप वहां पे हो, नर्स हो, ये कंडीशन बन गई, क्या करोगे, ये सिनेरियो बेस। और कैसे आएंगे सिनेरियो बेस, लिखो कि इनएविटेबल अबॉर्शन के होने के बाद अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल आउट हो जाते हैं, अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल आउट होते हैं तो नर्स को फंडस की फिर्मनेस को असेस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दोस्तों, आफ्टर एन इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मतलब कुछ प्रोडक्ट बाहर निकल गए, कुछ प्रोडक्ट रह गए। एक क्लाइंट टेल्स नर्स दैट ऑल्दो हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्सप्लेन्ड व्हाट एन इनकम्प्लीट अबॉर्शन, वो कह रहे हैं कि मेरे को डॉक्टर ने बता तो दिया है कि क्या होता है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड
व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स। अब नर्स को समझाना है कि भाई इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है, तो समझो आई डोंट थिंक यू शुड फोकस ऑन दिस एनी मोर, ऐसे करिए। तो क्वेश्चन तो आंसर दे नहीं रही है, तो ये आंसर कैसे हो सकता है, तो ये गलत है दोस्तों, हमें बताना ही पड़ेगा क्या होता है। ऐसे नहीं है कि पेशेंट ने मना कर दिया मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप छोड़ो उसको, क्या लेना देना, फालतू की बातें करना, मेरे खुद को याद नहीं हो रहा, मेरा नोट सेट क्लियर नहीं हो पा रहा, मैं यहाँ पे प्राइवेट में जॉब कर रही हूँ, तुम्हें बताऊंगी क्या, तो ये चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, दिस इज व्हेन द फीटस डाइज बट इज रिटेन्ड इन द यूट्रस फॉर एटलीस्ट 2 मंथ। दोस्तों 2 महीने तक अगर रह रहा है तो मिस्ड अबॉर्शन होगा ना, अगर लंबे टाइम तक रह रहा है फीटस तो वो, और फीटस डाई भी हो गया तो वो क्या है दोस्तों, अर्ली फीटल डेमाइज, ये मिस्ड अबॉर्शन है, साइलेंट अबॉर्शन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करें, आई थिंक इट इज बेस्ट, मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा रहेगा इफ यू आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर द आंसर टू दैट क्वेश्चन। अच्छा दोबारा से डॉक्टर से पूछ ले, मेरे दिमाग मत खा, तो ये भी क्या है दोस्तों, गलत है, ऐसे हम नहीं कह सकते, हमें आंसर देना ही पड़ेगा, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तभी तो हम पढ़ रहे हैं ये। अगर हमें नहीं पढ़ना होता डायरेक्टली फिर बता देते हैं हमें भाई ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, डॉक्टर ही पढ़ेगा। दिस इज व्हेन द फीटस इज एक्सपेल्ड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्रेगनेंसी रिमेन इन द यूट्रस। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट आ गए कुछ पार्ट नहीं आए, अब उस कुछ पार्ट में इसने लिख दिया फीटस आ गया और कुछ पार्ट नहीं आए, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के नाम से जानेंगे। लिखो, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर, कंसेप्शन एक्सपेल हो जाते हैं, एक्सपेल आउट हो जाते हैं, एक्सपेल आउट हो जाते हैं, तथा कुछ अंदर रह जाते हैं, एक लाइन और लिख लेना कि अगर कोई भी पेशेंट हमें इसके बारे में पूछता है तो हमें इसका आंसर ये देना चाहिए। ठीक है, ताकि इस क्वेश्चन से भी आपको जुड़ जाए वो कि भाई हाँ यही है। बस लास्ट के 2 मिनट लूंगा, इसके बाद में इस क्लास को हम करेंगे खत्म। पहला क्वेश्चन क्या था, तो इसके अंदर एक टॉपिक और जुड़ गया, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। तो एक बात लिख देता हूँ यहाँ पे, 5 टॉपिक पढ़ लिया आज की, बहुत प्रोडक्टिव क्लास थी हमारी, बहुत अच्छी क्लास। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, ऐसे नहीं है कि कई एनक्लेस में ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि नहीं आते, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्री टर्म बर्थ के अंदर अगर हमें ये देखना है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जिए, वो चांसेस सर्वाइवल के ज़्यादा हों, लंग्स के मैच्योर करेंगे, बीटा मेथासोन देंगे उसको हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कब की जाती है, तो 10 से 13 वीक पे की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 10 से 12 है, तो मैं यही करूँगा, बेस्ट 10 वीक पे की जाती है। नेक्स्ट हाइड्रेटेड फॉर्म जो मोल है, हाइड्रेटेड फॉर्म जो मोल है उसके अंदर अनयूजुअल यूट्राइन एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बड़ा हो गया ये तो भाई, रैप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी लगभग 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे जाकर रैप्चर्ड होती है। हमने डेसिडुअल कास्ट नहीं बताया, वहां पे लिख दिया था क्योंकि मैं लिख के भूल गया और आप लोग कमेंट कर नहीं पाओ। डेसिडुअल कास्ट क्या होता है दोस्तों, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मैंने कहा था कि शुरू में एमएनओ रहेगा और बाद में ब्लीडिंग होने लग जाएगी, और जब ब्लीडिंग होने लग जाती है ना तो ऐसे लगता है कि वो पूरी की पूरी डेसिडुआ एक साथ बाहर आ जाती है, पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम लेयर एक साथ अगर बाहर आ जाती है तो इसे हम डेसिडुअल कास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो बच्चे लास्ट तक रुके हैं उनको फायदा मिल गया इसका, जिसने वहीं पे छोड़ दिया वो सोचा सर अब नहीं बताएंगे दोबारा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी में कैसा पेन देखने को मिलता है, शार्प लोअर राइट और लेफ्ट एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का एक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हेमरेज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है दोस्तों, एम्ब्रियोजेनिक डिफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ये मैंने आपको समझा दिया कि थ्रीटेंड अबॉर्शन में वेजाइनल जो स्टेनिंग है वो देखने को मिलती है और लगभग पेन लेस होती है। ये इनएविटेबल अबॉर्शन होने के बाद अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल आउट हो जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, फंडस की फ्रिमनेस को चेक करेंगे, और इनकम्प्लीट अबॉर्शन में कुछ प्रोडक्ट आ जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट रह जाते हैं। नोट्स को अच्छे से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की हमारी, है ना। और मैं आपको लगभग सिलेबस आप ना एक दिन बैठ के कोई बच्चा मुझे भेजो कि मैंने कौन कौन से टॉपिक आपको करवा दिए, टेलीग्राम पे आप मुझे भेज सकते हो ना, मैंने बहुत सारे टॉपिक करवा दिए दोस्तों आपको, और जल्दी आपका जो सिलेबस है वो लगभग खत्म हो जाएगा। कभी क्लासें आपकी बच रही होंगी, शायद 6-7 क्लासें बच रही होंगी। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।